मुझे पता चला कि मेरी मंगेतर, जो आमतौर पर घमंडी, सबसे अलग रहने वाली और बर्फ जैसी ठंडी रहती थी, अक्सर तब हवा से बातें करती थी जब उसके आसपास कोई नहीं होता था। शुरुआत में मैंने उसे एक बार ऐसा करते हुए देखा और ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन मैंने गलती से उसे सिस्टम शब्द कहते हुए सुन लिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मामला शायद बहुत बड़ा है। दरअसल मेरी मंगेतर यिंग बिंग अपने पिछले जन्म में 9 हेवंस के सबसे शक्तिशाली लोगों में गिनी जाती थी। 9 हेवंस का मतलब था 9 हेवंस एंड 10 अर्थ्स के 9 सबसे ताकतवर लोग। अब पुनर्जन्म लेने के बाद वह एक पीयरलेस प्रोडिजी सिस्टम से बंध चुकी थी। जब तक वह अपनी पीढ़ी के लोगों में पहला स्थान हासिल करती रहती, उसे इनाम मिलता रहता। लेकिन अगर वह पहले स्थान पर नहीं पहुंच पाती, तो रैंकिंग घोषित होने के बाद उसे पहले स्थान वाले व्यक्ति के लिए लूजर्स पनिशमेंट पूरा करना पड़ता। यिंगबिंग को शुरू में लगा था कि सिस्टम से इनाम लेना बहुत आसान होगा, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी वह हमेशा दूसरे स्थान पर ही रही और एक से ज्यादा बार उसे अपने ही मंगेतर पर लूजर्स पनिशमेंट लागू करना पड़ा। इस समय ईस्टर्न वेस्टलैंड से गुजरने वाली आधिकारिक सड़क पर 1 दर्जन से ज्यादा घोड़ा गाड़ियां पूरी रफ्तार से दौड़ रही थीं। मैंने गाड़ी का पर्दा उठाया, लेकिन बाहर उड़ती धूल मेरे गले में चली गई और मैं 2 बार खांस पड़ा। यंग मास्टर माँ, चिंगवन सेक्ट पहुंचने में अभी 2 दिन और लगेंगे, गाड़ी हाँक रहे प्रबंधक ने मुस्कुराते हुए कहा। इतना कहने के बाद उसने सावधानी से जोड़ा, हमारी हवेली की गाड़ियां जितनी आरामदायक हो सकती हैं उतनी हैं। मैंने मन ही मन आह भरी। हाई स्पीड रेल और एयरप्लेन फिर भी कहीं बेहतर थे। 2 दिन पहले ही मैंने गर्भ के रहस्य को तोड़कर अपने पिछले जन्म की यादें जागृत की थीं। पिछले जन्म में मैं ब्लू स्टार नाम की जगह पर रहता था। वहां आधुनिक तकनीक बहुत विकसित थी, लेकिन यह दुनिया अलग थी। यहां हर कोई मार्शल आर्ट्स की पूजा करता था। मैं अभी अभी 16 साल का हुआ था, और इससे पहले कि मैं इस प्राचीन दुनिया के अमीर और आरामदायक यंग मास्टर वाले जीवन का पूरा मजा ले पाता, मेरे पिता ने मुझे गाड़ी में बिठाया और जियांग प्रेफेक्चर के 3 महान संप्रदायों में से एक चिंगुआन सेक्ट की प्रवेश परीक्षा देने भेज दिया। मार्शल आर्ट्स, बस इसके बारे में सोचकर ही मैं उत्साहित हो गया और आसमान में ऊंचाई पर चमक रहे 3 सूर्यों की ओर देखने लगा। कहा जाता था कि आसमान में मौजूद उन 3 सूर्यों को ग्रेट यू के 2 अलग-अलग सम्राटों ने स्वयं चित्रित किया था। यह कोई कहानी या किंवदंती नहीं थी, बल्कि इतिहास में साफ साफ दर्ज सच्चाई थी। 1 घंटे बाद एस्कॉर्ट एजेंसी द्वारा संरक्षित काफिला धीरे धीरे एक सराय के सामने रुक गया। मैं गाड़ी से उतरा और पीछे की ओर देखने लगा। पीछे वाली गाड़ी से एक युवा लड़की नीचे उतरी। यिंग बिंग हल्के बिजली जैसे नीले रंग के कपड़ों में थी, इतनी सुंदर कि किसी की भी सांसें थम जाएं। ली परिवार और यिंग परिवार कई पीढ़ियों से घनिष्ठ मित्र रहे थे। हमारे दादाओं की आपस में गहरी दोस्ती थी, और हमारी पीढ़ी तक आते आते दोनों परिवारों के बुजुर्गों ने फैसला कर लिया था कि दोनों परिवारों के बच्चों की शादी कर दी जाए, ताकि रिश्ता और मजबूत हो सके। क्या खाने का मन है, मैं रसोई से बनवा देता हूं, मैंने सामान्य ढंग से यिंग बिंग से कहा। उसने मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा और सीधे सराय के अंदर चली गई। मिस इंग का परिवार अभी हाल ही में एक बड़ी विपत्ति से गुजरा है, इसलिए प्रबंधक जल्दी से समझाने लगा, लेकिन उसके बोलने से पहले ही मैंने उसे रोक दिया। उसकी तरफ से सफाई देने की जरूरत नहीं है। बेवकूफियां तो पहले मैंने ही की थी। मैं बेबस होकर मुस्कुराया। दुनिया बदलने के बाद भी मैं आखिर एक बिगड़ैल लड़का कैसे बन गया था। कुछ साल पहले शहर में एक आपदा आई थी और यिंग परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। पूरे परिवार में सिर्फ यिंग बिंग ही जीवित बची थी। मेरे पिता उसे अस्थायी रूप से ली परिवार के घर ले आए थे। मैं एक तरफ उसे पसंद करता था और दूसरी तरफ जानबूझकर उसे तंग भी करता रहता था। बिल्कुल वैसे जैसे स्कूल का कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करे और उसका ध्यान खींचने के लिए उसके बाल खींच दे। जैसा कि सभी जानते हैं, कहानियों में जिन लोगों का पूरा परिवार खत्म हो जाता है, वे आमतौर पर साधारण नहीं होते। एक पुराने वेब नॉवेल प्रशंसक होने के नाते मेरे विचार स्वाभाविक रूप से उसी दिशा में भटकने लगे। आपका जिनसेन सूप आ गया है, वेटर मुस्कुराते हुए ट्रे लेकर आया। मेरे होंठ फड़क उठे और मैं बड़बड़ाया, मैं 2 जिंदगियां जी चुका हूं, फिर भी मेरे पास गोल्डन फिंगर जैसा कोई चीट क्यों नहीं है। हेलो, तुम्हारे पास है? किसने कहा?
मैं ऐसे उछल पड़ा जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर रख दिया गया हो। यंग मास्टर, प्रबंधक ने उलझन से पूछा। कुछ नहीं, शायद कान बज रहे थे। मैंने भौहें सिकोड़ ली। लेकिन जैसे ही मैं सोच रहा था कि शायद यह मेरा भ्रम था, वही आवाज फिर मेरे दिमाग में गूंज उठी। चूंकि होस्ट ने ईमानदारी और गंभीरता से पूछा है, यह सिस्टम स्वयं को प्रकट कर सकता है, तो अगर मैं पूछता ही नहीं, तो क्या तुम इस पूरी जिंदगी बाहर आने वाले नहीं थे? लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी। सिस्टम, तुम क्या करते हो? यह इन्वेस्टमेंट रिबेट सिस्टम है। होस्ट किसी भी टारगेट में निवेश कर सकता है। टारगेट की किस्मत जितनी मजबूत होगी, होस्ट को मिलने वाला इनाम उतना ही बेहतर होगा। यदि निवेश किया गया टारगेट कोई बड़ी सफलता हासिल करता है, तो होस्ट को अतिरिक्त इनाम भी मिल सकता है। मेरी भौहें हल्की ऊपर उठ गईं। कोई भी टारगेट, क्या मैं खुद में निवेश कर सकता हूं? होस्ट को फेट आई प्रदान की जा चुकी है। किसी टारगेट में निवेश करने लायक मूल्य है या नहीं, इसका निर्णय होस्ट स्वयं करेगा। मैंने सिर उठाकर मुख्य हॉल में खाना खा रहे और आराम कर रहे लोगों की ओर देखा। तुरंत उनके ऊपर जानकारी की पंक्तियां दिखाई देने लगीं। नाम, यू, उम्र 16 वर्ष, रूट बोन साधारण, रेल्म चाय ब्लड फर्स्ट वेन, जन्म से लकड़हारा, यात्रा का पैसा लिनली से उधार लिया है और इस समय उसे लौटाने की चिंता कर रहा है। नाम चेनशियान, उम्र 16 वर्ष। मैंने कई लोगों को देखा। ज्यादातर लोगों की फेट सफेद थी और सबसे अच्छी स्थिति में हरे रंग की। संक्षेप में कहूं तो उनमें से कोई भी निवेश के लायक खास नहीं था। सर, आपका गिनसेंग सूप तैयार है। जैसा आपने कहा था, हमने इसमें 10 साल पुराना वाइल्ड माउंटेन गिनसेंग भी डाला है। मैं इसे आपके लिए दूसरी मंजिल पर पहुंचा देता हूं। सराय का वेटर आवाज लगाते हुए पत्थर का बर्तन ऊपर ले जाने ही वाला था कि मेरे दिल में अचानक एक विचार आया और मैंने उसे रोक लिया। वेटर की हैरान नजरों के बीच मैंने वह बर्तन उसके हाथ से ले लिया। मेरी नजर दूसरी मंजिल के सबसे आखिरी कमरे की ओर गई। मेरी मंगेतर की फेट आखिर कैसी होगी? यिंग बिंग खिड़की के पास चुपचाप बैठी हुई थी। जब उसने देखा कि कमरे में आने वाला मैं हूं, तो उसकी भौहें हल्की सिकुड़ गईं। लेकिन अब मेरे पास उसके भाव पढ़ने का समय नहीं था। मैं वहीं खड़ा पूरी तरह स्तब्ध रह गया था। नाम यिंग बिंग, उम्र 16 वर्ष, रूट बोन, टाइन मून फीनिक्स बॉडी, रेल्म नन। उसी समय मेरी फेट आई धुंधली होने लगी। मानो उसके चारों ओर लिपटा हुआ कर्म और भाग्य इतना विशाल था कि वह स्वयं हस्तक्षेप पैदा कर रहा हो। कुछ सेकंड बाद बाकी जानकारी धीरे धीरे सामने आने लगी। फेट इवैल्यूएशन। उसकी किस्मत बेहद गहरी और रहस्यमयी थी। उसका जीवन बर्फ जैसा ठंडा था और उसकी रूह शरत ऋतु के शांत पानी जैसी साफ थी। उसमें एक सम्राट जैसी मौजूदगी थी। हालांकि उसकी किस्मत मुश्किलों और उतार चढ़ाव से भरी हुई थी, लेकिन वह हर बार खतरे को टालकर सुरक्षित निकल जाती। उसके पंख अभी पूरी तरह नहीं फैले थे, लेकिन जब समय बदलेगा और हालात करवट लेंगे, तब वह निश्चित रूप से 9 हेवंस एंड 10 अर्थ्स के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचेगी। रिसेंट एनकाउंटर। उसके मेरिडियंस अभी खुले नहीं थे, इसलिए टाइन मून फीनिक्स बॉडी बाहर से टूटी हुई मेरिडियंस वाली देह जैसी दिखाई देती थी। टाइन की शक्ति पर पूरी तरह काबू पाने से पहले उसे हर दिन हड्डियों तक चुभने वाली भयानक ठंड सहनी पड़ती थी। यह सब कुछ बहुत ज्यादा अचानक था। मेरे दिमाग में बस एक ही शब्द आया, धत। मैंने गिनसेंग सूप उसके सामने रख दिया। उसे कहा कि गर्म रहते हुए पी लेना और फिर कमरे से बाहर निकल गया। मेरे जाने के बाद यिंग बिंग ने धीरे से बुदबुदाया, तो मैं इसी दिन वापस लौटी थी। तभी उसके कानों के पास अचानक एक साफ आवाज गूंजी, कौन है? यिंग बिंग की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं, लेकिन मकड़ी के जाले जितनी महीन वह आवाज फिर सुनाई दी, सिस्टम बाइंडिंग सक्सेसफुल। बगल वाले कमरे में मैं बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। अच्छी खबर यह थी कि मेरी बचपन की साथी के पास भविष्य की सम्राट जैसी किस्मत थी। बुरी खबर यह थी कि मेरे और उसके रिश्ते ज्यादा अच्छे नहीं थे और मैं हर दिन उसके सामने बेवकूफों जैसी हरकतें करता फिरता था। एक बार जब हम चिंगुआन सेक्ट में दाखिल हो जाते, तो वह निश्चित रूप से सबके बीच चमक उठती। मेरे दिमाग में अपने आप उन उपन्यासों वाले दृश्य आने लगे जहां मुख्य किरदार की प्रतिभा की जांच होती है और पूरा गांव हैरानी से सांसें रोक लेता है, जबकि जो छोटे मोटे खलनायक पहले उसे तंग करते थे, वे डर के मारे कांपने लगते हैं और थप्पड़ खाने के लिए लाइन में लग जाते हैं। तभी सिस्टम की सूचना सुनाई दी,
आपने माउंटेन जिनसिंग सूप का एक कटोरा निवेश किया है। इनाम, एक सेलेस्टियल स्पिरिट वाइटैलिटी रिप्लेनिशिंग पिल। मैंने गोली सीधे मुंह में डाल ली और होंठ चटकाए। ऐसा लगा जैसे मौत के मुहाने पर खड़ा कोई बूढ़ा आदमी अचानक कई दशक जवान हो गया हो। अगर मैं अभी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू करूं तो भले ही मैं कोई दुर्लभ जेड या बेजोड़ घोड़ा ना बनूं, लेकिन कम से कम बिना किसी कमी वाला मजबूत पत्थर जरूर बन सकता था। मैंने मन ही मन जीभ चटकाई। ये इन्वेस्टमेंट रिबेट सिस्टम सच में बहुत ज्यादा जबरदस्त था, और ये सब सिर्फ एक कटोरे सूप के बदले मिला था। बेशक इसकी सबसे बड़ी वजह शायद ये थी कि मेरा निवेश लक्ष्य ऐसी लड़की थी जिसे स्वर्ग जैसी किस्मत का आशीर्वाद मिला हुआ था। जहां तक मुझे याद था, यिंग बिंग अपने नाम के बिल्कुल मुताबिक थी। उसके स्वभाव को सिर्फ 3 शब्दों में बयान किया जा सकता था: चलता फिरता बर्फ का टुकड़ा। हमारे रिश्ते को सुधारना निश्चित रूप से लंबा सफर होने वाला था, लेकिन रीबेट तो फिर भी लेना था। अगर मैंने अभी उसे छोड़ दिया तो उसकी जैसी रेड फेट वाली इंसान शायद मुझे 8 जन्मों में भी दोबारा न मिले। उस रात बिस्तर पर लेटी यिंग बिंग गहरी सोच में डूब गई। उसने एक सपना देखा। उसने अपने पिछले जन्म की पूरी जिंदगी फिर से देखी। चिंगवान माउंटेन में दाखिल होने के बाद सबसे पहले उसे टूटी हुई मेरिडियंस वाली माना गया था। आधे साल बाद उसे एक बड़ा अवसर मिला और आखिरकार उसके मेरिडियंस खुल गए। उसके बाद उसकी राक्षसी प्रतिभा सामने आई और उसने अपनी पूरी पीढ़ी को बहुत पीछे छोड़ दिया। 18 साल की उम्र तक आते आते चिंगुआन सेक्ट का सेक्ट मास्टर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। वह ईस्टर्न वेस्टलैंड से बाहर निकली और उसने कहीं ज्यादा विशाल दुनिया देखी। 9 हेवंस एंड 10 अर्थ्स सच में बहुत विशाल थे। वह एक चमकदार युग था, लेकिन उस भाग्य की लहरों से भरे दौर में भी वह सबसे चमकदार अस्तित्व बनी रही। आखिर में वह 9 हेवन में शामिल हुई और सेंट्रल कॉन्टिनेंट में यू डायनेस्टी के 5 सम्राटों के बराबर खड़ी हुई। कितना अविश्वसनीय था यह सब। यिंग बिंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसके आसपास की हर चीज उसे याद दिला रही थी कि वह सचमुच अतीत में लौट आई है, और उसने ऐसी चीज का सामना किया है जो उसके पिछले जन्म में कभी नहीं दिखाई दी थी। उसकी आंखों के सामने शब्दों की एक अजीब पंक्ति तैर रही थी। यह सिस्टम पियरलेस प्रोडजी सिस्टम है, जिसका उद्देश्य होस्ट को इनविंसिबल पाथ तक पहुंचाना है। उन शब्दों को सिर्फ यिंग बिंग ही देख सकती थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। इनविंसिबल पाथ, वह रास्ता वह पहले ही एक बार चल चुकी थी। पिछले जन्म में इस दुनिया के सम्राट भी खास तरीकों का सहारा लेकर ही उसका मुकाबला कर पाते थे। अपने चरम पर पहुंचने के बाद शायद उसे इतिहास की किताबें पलटनी पड़ती, ताकि कोई ऐसा इंसान मिल सके जिसे उसका प्रतिद्वंद्वी कहा जा सके। इस जन्म में वह पहले से भी ज्यादा मजबूत बनने वाली थी। तभी सिस्टम के सामने एक और सूचना उभरी: स्टेज क्लियर रिवॉर्ड, इमॉर्टल बनने का मौका। यह देखकर यिंग बिंग की सांस एक पल के लिए रुक गई। इमॉर्टेलिटी ऐसा शब्द था जो सिर्फ किंवदंतियों में मौजूद था। कहा जाता था कि 9 हेवंस एंड 10 अर्थ्स के हर युग में केवल एक इमॉर्टल पैदा होता था, ऐसा व्यक्ति जो सच में मृत्यु से परे और दुनिया से ऊपर होता था। लेकिन जब से यू डायनेस्टी ने पूरे संसार को स्थिर किया था, तब से इमॉर्टल बनना सिर्फ एक दंत कथा बनकर रह गया था, मानो उस रास्ते को पूरी तरह काट दिया गया हो। इसी वजह से वह और भी रहस्यमय बन गया था। अपने पिछले जन्म में जब इमॉर्टैलिटी का रास्ता बंद था, तब यिंग बिंग ने सबसे कठिन रास्तों में से एक चुना था। ऐसा रास्ता जिस पर पूरे इतिहास में मुट्ठी भर लोग ही सफल हो पाए थे। लेकिन अंत में वह फिर भी आखिरी कदम से थोड़ा पीछे रह गई थी, और अब यह तथाकथित सिस्टम उसे इमॉर्टल बनने का मौका दे रहा था। यिंग बिंग ने खुद को शांत किया और पूछा, चैलेंज का मतलब क्या है? सिस्टम ने जवाब दिया, हर महीने यह सिस्टम किसी निश्चित क्षेत्र के एक ही पीढ़ी के प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्ट्स की रैंकिंग तैयार करेगा। रैंकिंग घोषित होने के बाद होस्ट की स्थिति के अनुसार इनाम दिए जाएंगे। वर्तमान रैंकिंग रेंज ईस्टर्न वेस्टलैंड डोमेन। अगले ही पल अनगिनत यादें यिंग बिंग के दिमाग में उमड़ पड़ी। उनमें सिर्फ सिस्टम के नियम ही नहीं, बल्कि उसकी तमाम सीमाएं भी शामिल थीं। उदाहरण के लिए,
उसे चैलेंज में किसी भी बाहरी ताकत का इस्तेमाल करके दखल देने की अनुमति नहीं थी। वह सिस्टम के अस्तित्व का खुलासा नहीं कर सकती थी और न ही दूसरों को जानबूझकर उसके सामने हार मानने के लिए कह सकती थी। ऐसे नियमों ने सभी चालाक शॉर्टकट पूरी तरह बंद कर दिए थे। लेकिन अपने पिछले जन्म में यिंग बिंग पहले ही 9 हेवंस एंड 10 अर्थ्स की सबसे बड़ी प्रतिभाओं और राक्षसी जीनियसों में गिनी जाती थी। अब उसके पास उस जीवन की सारी यादें भी थीं। अगर वह उसी रास्ते पर दूसरी बार चलेगी तो पहले से भी ज्यादा मजबूत बनेगी। अगर सिस्टम की बात सच थी तो यह उसे अपने शिखर पर लौटने का समय बहुत कम कर देगा। शायद उसे उस रहस्यमयी क्षेत्र तक भी पहुंचा दे जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। तभी सिस्टम ने एक और प्रॉम्प्ट दिखाया, क्या आप पेनल्टी मैकेनिज्म को सक्रिय करना चाहती हैं? सक्रिय करने के बाद मिलने वाले इनाम और भी बेहतर हो जाएंगे, लेकिन रैंकिंग घोषित होने के बाद आपको पहले स्थान वाले व्यक्ति पर लूजर्स पनिशमेंट लागू करना होगा। यिंग बिंग के लिए चुनाव बहुत आसान था। उसे पूरा विश्वास था कि पहला स्थान उसी का होगा। उसके लिए यह सजा लगभग अस्तित्व ही नहीं रखती थी। अगले दिन सुबह नाश्ता पहले से ही मेज पर सजाया जा चुका था। मैंने आराम से एक मीट बन उठाया और आंख के कोने से अपने पास बैठी यिंगबिंग की तरफ देखा। उसके सामने सिर्फ एक कटोरी साधारण सफेद दलिया रखा हुआ था। सुबह सुबह सिर्फ इतना खाना काफी नहीं है। मैंने अंडों वाली प्लेट उसकी तरफ सरका दी। यिंगबिंग ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी नजर उठाकर मेरी तरफ देखा। थोड़ी झिझक महसूस करते हुए मैंने पहले की बात छेड़ी, मुझे माफ कर दो। मैं ये उम्मीद नहीं करता कि कुछ शब्द सब कुछ मिटा देंगे। अगर तुम्हारे दिल में अभी भी गुस्सा है तो। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही यिंगबिंग ने अंडा छीलते हुए हल्के से कहा, कोई बात नहीं। मैं एक पल के लिए ठिठक गया। उसके चेहरे पर मुझे जरा भी बनावट नहीं दिखी। ये माफी से ज्यादा उदासीनता लग रही थी, जैसे वे बातें उसके लिए इतनी महत्वपूर्ण ही नहीं थीं कि उन्हें याद रखा जाए। यिंग बिंग के गाल हल्के हल्के हिल रहे थे जब वह खा रही थी, और उसके बाद उसने मुझे एक बार भी अतिरिक्त ध्यान नहीं दिया। यिंग बिंग की यादों में मेरी प्रतिभा बस औसत थी। मैं मुश्किल से चिंगवन सेक्ट में दाखिल हो पाया था। आउटर सेक्ट में 1 साल बर्बाद करने के बाद मुझे निकाल दिया गया था, जबकि उस समय तक यिंग बिंग अपनी पूरी पीढ़ी की सबसे चमकदार प्रतिभा बन चुकी थी। शायद यिंग बिंग के दिल में मैं उसकी जिंदगी का एक गुजरता हुआ राहगीर भी नहीं था। उसके सामने बैठा मैं अचानक थोड़ा रुक गया। तभी सिस्टम की सूचना आई, आपने एक अंडा और एक कटोरी सफेद दलिया निवेश किया है। इनाम 1000 टैलस के सिल्वर नोट्स। न जाने क्यों मैं भावुक हो गया। काश वह थोड़ा और खा लेती। अगर मैं उसे दिन में 3 बार खाना खिला दूं तो शायद बेवकूफों की तरह अमीर बन जाऊं। आज रात मुझे हर हाल में उसके लिए मिडनाइट स्नैक तैयार करना होगा। 2 दिन बाद हमारा दल श्यांग प्रेफेक्टिव सिटी पहुंच गया। शहर के अंदर और बाहर अनगिनत गाड़ियां और व्यापारिक काफिले आ जा रहे थे। विशाल शहर के दरवाजे पर घोड़ों और गाड़ियों की आवाजें ऐसी लग रही थीं जैसे बांध टूटने के बाद बाढ़ का पानी उमड़ पड़ा हो। दूर खड़े चिंगुआन माउंटेन को देखकर कई लोगों की आंखों में चाहत झलक रही थी। क्रिएटिव एक ऐसा राष्ट्र था जिसकी नींव मार्शल फोर्स पर रखी गई थी। एक ऐसी दुनिया जहां ताकत ही सब कुछ थी। सियांग प्रेफेक्चर के आसमान के नीचे सिर्फ एक ही बादल था, और वह था चिंगुआन सेक्ट। शहर में प्रवेश करने के बाद हम एक सराय में पहुंचे। माफ कीजिए, 2 ऊपरी कमरे चाहिए, मैंने काउंटर पर खड़े क्लर्क से कहा। एक मेरे लिए और एक यिंग बिंग के लिए। हमारे साथ आए स्टीवर्ड और बाकी लोग सामान छोड़कर एस्कॉर्ट एजेंसी के साथ वापस जा चुके हैं। आदमी ने माफी भरे स्वर में कहा, क्षमा कीजिए सर, ऊपरी कमरे बहुत कम बचे हैं। अगर आप लोग साथ आए हैं तो सिर्फ एक ही कमरा खाली है। और इस तरह यिंग बिंग और मुझे एक ही कमरे में रुकना पड़ा। कमरे में सामान व्यवस्थित करने के बाद मैंने कहा, वैसे पिताजी ने बताया था कि शहर में उनका एक परिचित डॉक्टर है। उसकी चिकित्सा कला बहुत अच्छी है। क्यों ना आज उससे मिल लिया जाए। चाय की मेज पर बैठी यिंग बिंग ने गर्म चाय की चुस्की ली और सिर हिला दिया। मैंने बेबस होकर कहा, चलकर देख तो लेते हैं। अगर दर्द थोड़ा भी कम हो जाए तो भी अच्छा रहेगा। यिंग बिंग चुप रही। वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मेरे चेहरे पर कोई फूल उगाया हो। मैंने जानबूझकर भौहें सिकोड़ते हुए कहा, पिताजी, हमारे साथ पैसे भी भेजे हैं। मुझे उन्हें कुछ न कुछ जवाब देना होगा। सुन्योंग मेडिकल हॉल ज्यादा दूर भी नहीं है, बस 2 गलियां छोड़कर है। सुन्योंग मेडिकल हॉल, यिंग बिंग ने धीरे से दोहराया और चाय की एक और चुस्की ली।
कुछ देर नजरें झुकाए रहने के बाद आखिर उसने सिर हिला दिया। सुन्योंग मेडिकल हॉल पहुंचकर मैंने पिताजी की चिट्ठी निकालकर वहां मौजूद मध्यम आयु के आदमी को दी। उसने चिट्ठी पढ़ी और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उस लड़के डोंग को अभी भी यह बूढ़ा याद है। यिंग बिंग की भौहें हल्की सी हिली। मुझे भी कुछ अजीब लगा। यह आदमी देखने में मेरे पिता की उम्र का लगता था, फिर भी बात ऐसे कर रहा था जैसे कोई सदियों पुराना वरिष्ठ हो। पास खड़े दवा वाले लड़के ने गर्व से कहा, गुरुजी इस साल 96 साल के हो गए हैं। मेरा मुंह थोड़ा खुल गया। लोग तो कहते हैं कि डॉक्टर बनने से इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है, लेकिन यह आदमी तो उल्टा जवान दिख रहा था। क्या इसने कोई कल्टीवेशन टेक्निक सीखी थी या फिर कोई विशेष स्वास्थ्य कला? बस एक छोटी सी परेशानी है, कोई बड़ी बात नहीं, उस आदमी ने कहा। तुम्हारे पिता ने लिखा था कि मरीज यही लड़की है, सही? इधर आओ, उसने यिंग बिंग को पास बुलाया। यिंग बिंग उसके सामने बैठ गई। तभी उसने उंगली झटकी और एक सुनहरा धागा निकलकर यिंग बिंग की पतली उंगलियों के चारों ओर लिपट गया। मैं बड़ी दिलचस्पी से यह सब देख रहा था। मुझे थोड़ा चिंतित देखकर दवा वाला लड़का बोला, चिंता मत करो, इस दुनिया में बहुत कम बीमारियां हैं जिन्हें मेरे गुरु ठीक नहीं कर सकते। मध्यम आयु का आदमी यह सुनकर हल्का मुस्कुराया। साफ था कि उसे ऐसी बातें सुनना पसंद था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने हैरानी भरी आवाज निकाली और भौहें सिकोड़ ली। सुनहरा धागा कांप उठा और यिंग बिंग की उंगली से बर्फ की परत निकलकर तेजी से धागे पर फैलने लगी। जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो, उसने तुरंत धागा तोड़ दिया और गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, "यह..." मैंने जल्दी से पूछा, क्या हुआ? उसकी भौहें इतनी सिकुड़ गई थीं कि मानो नदी का अक्षर बन गया हो। काफी देर सोचने के बाद उसने सिर हिलाया और यिंग बिंग से कहा, अविश्वसनीय, हर तर्क के हिसाब से तो तुम्हें आज तक जिंदा नहीं रहना चाहिए था। फिर उसने पूछा, छोटी लड़की, क्या तुम्हें पहले कभी टूटी हुई मेरिडियंस वाला बताया गया था? यिंग बिंग ने सिर हिलाया। वह कुछ देर सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, मेरे हिसाब से यह टूटी हुई मेरिडियंस नहीं है। यह शायद किसी खास फिजीक की वजह से है, लेकिन कौन सी फिजीक है यह जानने के लिए मुझे प्राचीन ग्रंथ देखने होंगे। चूंकि यह बीमारी नहीं है, इसलिए इसका असली इलाज संभव नहीं। मैं सिर्फ ऐसी दवा बना सकता हूं जो तुम्हारे दर्द को थोड़ा कम कर दे। यिंग बिंग एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन तुरंत शांत हो गई। सिर्फ इतना देखकर ही सच्चाई समझ लेना साबित करता था कि इस आदमी की चिकित्सा कला पूरे शियांग प्रेफेक्चर में सबसे ऊंचे स्तर पर थी। यहां तक कि यिंग बिंग को भी इसका जवाब बाद में सेंट्रल डिवाइन कॉन्टिनेंट पहुंचने और एक प्राचीन विरासत हासिल करने के बाद पता चला था। उस प्राचीन ग्रंथ में 10 ऐसे फिजिक्स का वर्णन था जो पूरे युगों को हिला सकते थे। लेखक ने उन्हें 10 एक्सट्रीम बॉडीज नाम दिया था। उन 10 में से टियन मून फीनिक्स बॉडी के अलावा बाकी 9 तो सिर्फ किंवदंतियों में ही रह गए थे। तभी उस आदमी ने एक चीनी मिट्टी की बोतल निकाली और कहा, यह प्योर यांग पिल है जिसे मैंने खुद तैयार किया है। शायद यह असर करे। कीमत 200 टेल्स सिल्वर। कीमत सस्ती तो नहीं थी, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं थी। मैंने सिर हिलाया और पैसे निकालने ही वाला था कि उसने धीरे से 2 उंगलियां उठाईं। 200 टेल्स प्रति गोली। मैं तुरंत जादूगर की तरह मोटी बैंक नोटों की गड्डी मेज पर पटकते हुए बोला, ठीक है, तो फिर मुझे पूरी बोतल चाहिए। यिंग बिंग की भौहें हल्की ऊपर उठ गईं। सिर्फ एक नजर में ही पता चल रहा था कि वह मोटी गड्डी 10,000 टेल्स से कम की नहीं थी। शियांग प्रेफेक्चर सिटी जैसे शहर में, जहां जमीन सोने के बराबर कीमती थी, इतने पैसों में एक शानदार हवेली खरीदी जा सकती थी। मैं शर्माते हुए मुस्कुराया, इतना काफी होगा ना? मध्यम उम्र के आदमी ने अजीब नजरों से मुझे देखा। क्या तुम मुझसे दवा थोक में खरीदने आए हो? इन्हें घर ले जाकर खाने की तरह खाने का इरादा है क्या? उसके होंठ फड़के। एक बोतल में 12 गोलियां हैं। मैंने अनिच्छा से सिर हिलाया। ऐसा भी चलता है? फिर मैंने हाथ जोड़कर उसे सलाम किया और यिंग बिंग को लेकर वहां से निकल गया। मध्यम उम्र का आदमी अपनी ठुड्डी सहलाते हुए बड़बड़ाया, मुझे तो बताया गया था कि इन दोनों बच्चों का रिश्ता बहुत खराब है। फिर यह ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इसे चिंता हो कि इसने पर्याप्त पैसा खर्च नहीं किया? उसने जमीन पर पड़ा बर्फ से जमे हुए सुनहरे धागे को उठाया और सोच में पड़ गया। अगर यह सचमुच किसी खास फिजीक की वजह है, तो इस बच्ची की प्रतिभा शायद कल्पना से भी परे होगी। फिर उसने आवाज लगाई, पिलफर्नेस साथ ले आना। दूसरी तरफ पहले की चहल पहल से
भरा नाइट मार्केट अब काफी शांत हो चुका था। सिर्फ सड़क किनारे के कुछ दीपक हवा में धीरे धीरे झूल रहे थे। मैंने अफसोस से कहा, क्या अफसोस है? मैंने सुना था श्यांग प्रेफेक्ट के नाइट मार्केट में बहुत सारे स्नैक्स मिलते हैं। अगली बार हमें थोड़ा जल्दी आना होगा। मेरे हाथ में विलो लीफ रोस्ट के 2 सींग थे, जो श्यांग प्रेफेक्चर की खास डिश थी। एक कौर खाते ही उसका स्वाद ताजा, खुशबूदार और लाजवाब लगा। बिल्कुल भी मछली जैसी गंध नहीं थी, यहां तक कि छोटी छोटी हड्डियां भी कुरकुरी थीं। थोड़ा तुम भी चखो, मैंने पीछे मुड़कर कहा। यिंग बिंग की नजरें सीधी सामने थीं। उसने मेरे होंठों पर चमकते तेल को देखा और उसके मन में संदेह पैदा हुआ। पुनर्जन्म लेने के बाद उसे लगा था कि सब कुछ उसकी यादों के अनुसार ही चलेगा, लेकिन उसके सामने खड़ा यह मंगेतर उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। क्यों? पहली बार यिंगबिंग ने खुद सवाल पूछा। मेरा मूड अच्छा था, इसलिए मैं हंस पड़ा। अगर सख्ती से काम नहीं चलता तो नरमी से कोशिश करनी पड़ती है। शायद तुम उन बिल्लियों जैसी हो जिन्हें प्यार से सहलाओ तो उनका गुस्सा शांत हो जाता है। जैसे ही मेरे शब्द खत्म हुए, माहौल थोड़ा अजीब हो गया। यिंगबिंग की नजरें अब भी शांत थीं। साफ था कि उसने मेरी बात को हवा में उड़ा दिया था। मैंने कंधे उचकाए। ठीक है, ठीक है। पहले मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा। इसे मुआवजा समझ लो या निवेश, जैसा चाहो। कुल मिलाकर बस 2000 टेल्स ही तो खर्च हुए हैं। चिंगवन सेक्ट में दाखिल होने के बाद यह मेरे लिए जेब खर्च जैसा होगा। मैंने अमीर आदमी की तरह हाथ लहराया। यिंगबिंग की भौहें हल्की सिकुड़ गईं। यह आत्मविश्वास आखिर आया कहां से? उसके पिछले जन्म में तो मैं मुश्किल से आउटर सेक्ट में दाखिल हुआ था। मेरी प्राकृतिक प्रतिभा बेहद साधारण थी। रात की हवा चली और दीपकों की परछाइयां हिलने लगीं। अचानक यिंग बिंग चौंक गई। उसकी धूल भरी यादों में एक पुरानी तस्वीर उभरी। उसने खुद को देखा जब वह अनगिनत लोगों की निगाहों के सामने घुटनों के बल बैठी चिंगयू सेक्ट के एक एल्डर को प्रणाम कर रही थी। उस समय उसने दृढ़ आवाज में कहा था, आधे साल के अंदर मैं अपने मेरिडियंस जरूर खोल दूंगी। तब उसके भीतर इतना आत्मविश्वास आखिर आया कहां से था? कुछ देर बाद यिंगबिंग की मधुर आवाज सुनाई दी, मैं यह एहसान याद रखूंगी। तभी सिस्टम की सूचना आई, आपने 12 प्योर यांग पिल्स निवेश की है। आपके शब्दों ने लक्ष्य की मानसिक स्थिति में बदलाव पैदा किया है। इस निवेश ने सफलतापूर्वक लक्ष्य की जीवन दिशा को बदल दिया है। फीडबैक रिवॉर्ड को क्रिटिकल हिट मिलेगा। बधाई हो होस्ट, आपको स्पेशल फीडबैक प्राप्त हुआ है। मैं हैरान रह गया। मानसिक स्थिति में बदलाव? मैंने तो कोई बहुत गहरी बात भी नहीं कही थी। सच में स्वर्ग की चहेती लड़की स्वर्ग की चहेती ही होती है। वह ऐसी बातों से भी कुछ सीख लेती थी, और ऊपर से क्रिटिकल हिट वाला स्पेशल फीडबैक। चाहे जैसे देखो, ये किसी बड़े इनाम का संकेत लग रहा था। सराय लौटने के बाद बड़े बिस्तर के पर्दे नीचे कर दिए गए थे और यिंग बिंग उनकी आड़ में छिपी हुई थी। मैंने नजरें हटा लीं, अपना कंबल उठाया और मुलायम सोफे पर लेट गया। फिर मैंने अभी अभी मिला इनाम देखा। पैनिश्ड इमॉर्टल बॉडी। एक अमर शरीर नश्वर दुनिया में उतरता है। इसके मूल में अनगिनत रहस्य छिपे हैं। अभी प्राप्त करें। परिचय छोटा था, लेकिन कुछ अजीब भी लग रहा था। यह साफ तौर पर मार्शल आर्ट्स की दुनिया थी। फिर यह इतना ऊंचे स्तर की चीज जैसा क्यों लग रहा था? लेकिन नाम काफी प्रभावशाली था, इसलिए मैंने बिना झिझक उसे स्वीकार कर लिया। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग के अंदर बिजली कड़क गई हो और सब कुछ बिखर गया हो। मैं न देख पा रहा था, न सुन पा रहा था। मेरी चेतना गायब हो गई। पास के बिस्तर पर यिंगबिंग अपने घुटनों को सीने से लगाए बैठी थी। उसके होंठ पूरी तरह सफेद पड़ चुके थे। उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बर्फीली जेल में बंद कर दिया गया हो, लेकिन वह इसकी आधी थी। उसके चेहरे पर दर्द या घबराहट का कोई निशान नहीं था, सिर्फ शांति थी। यिंगबिंग जानती थी कि यह यातना तब खत्म होगी जब वह टाइन की शक्ति पर पूरी तरह नियंत्रण पा लेगी, लेकिन उससे पहले उसे अपने मेरिडियंस खोलने होंगे। उसने प्योर यांग पिल उठाई और निगल ली। उसके डांटियन से गर्माहट की एक हल्की लहर उठी और धीरे धीरे उसके मेरिडियंस में फैलने लगी। इनिशिएशन सेरेमनी से पहले मेरिडियंस खोलना अब कोई समस्या नहीं थी। तभी उसे अचानक कुछ याद आया। उसने बिस्तर का पर्दा उठाया और सोफे की तरफ देखा। मैं वहां आराम से लेटा हुआ था और हल्के हल्के खर्राटे भी ले रहा था। मैं बहुत गहरी नींद में था। यिंगबिंग हैरानी से सोचने लगी, ये सच में ठीक है? अगली सुबह मैंने सोफे पर आंखें खोली।
बाहर से मैं पहले जैसा ही दिख रहा था, लेकिन अब अगर मैं बस खड़ा भी रहूं तो लोगों को ऐसा महसूस होता कि मैं स्वाभाविक रूप से इस दुनिया के साथ एक हो गया हूं। नाम, माँ, उम्र 16 वर्ष, रूट बोन, पैनिश्ड इमॉर्टल बॉडी, रेल्म नन, फेट इवेल्युएशन, अमर शरीर का धारक। भाग्य और अराजकता आपस में उलझे हुए हैं। भविष्य का अनुमान लगाना असंभव है। रीसेंट इनकाउंटर, आपकी बचपन की साथी के साथ आपका रिश्ता सुधरा है। कम से कम अब आप दोनों अजनबी से बेहतर हैं। मुझे लगा था कि मेरी फेट पर्पल या शायद गोल्ड बन जाएगी, लेकिन उसकी जगह 3 बड़े प्रश्न चिन्ह दिखाई दिए। मैंने चाय बनाने के लिए केतली उठाई, लेकिन पाया कि अंदर का पानी पूरी तरह बर्फ बन चुका था। इसकी जड़ वही बर्फ का टुकड़ा थी जो बिस्तर पर बैठा था। पूरे कमरे में भयंकर ठंड फैली हुई थी, लेकिन मुझे जरा भी ठंड महसूस नहीं हो रही थी। कम से कम इतना तो साफ था कि अब मैं गर्मी और सर्दी दोनों से लगभग अप्रभावित था। इसका मतलब यह भी था कि इनिशिएशन सेरेमोनी में बाहर निकाले जाने की चिंता नहीं रही। कम से कम इनर सेक्ट में तो दाखिल हो ही जाना चाहिए, है ना? यह सोचकर मेरा मूड काफी अच्छा हो गया। देखते ही देखते 2 दिन और गुजर गए। प्योर यांग पिल्स मिलने के बाद से यिंग बिंग कमरे से बाहर नहीं निकली थी। उसने ना कुछ खाया था ना पिया था, लेकिन मुझे जरा भी चिंता नहीं थी। आखिर स्वर्ग जैसी फेट वाली लड़की भूख से मरने वाली तो नहीं थी। शायद यह सब उसकी फिजिक की वजह से था, इसलिए मैंने तय किया कि बेहतर होगा उसे परेशान न किया जाए। इन 2 दिनों के दौरान गेस्ट रूम के अंदर की ठंडी ऊर्जा बिल्कुल भी कम नहीं हुई। कमरे का लगभग सारा सामान खराब हो गया था। आखिरकार मुझे 500 टेल्स मुआवजे के रूप में देने पड़े, तब जाकर मामला शांत हुआ। तीसरे दिन की सुबह यिंग बिंग का चीनी मिट्टी जैसा सफेद चेहरा थोड़ा गुलाबी दिखाई दे रहा था। उसने अपने मेरिडियंस सफलतापूर्वक खोल लिए थे। मेरिडियंस खुल जाने का मतलब था कि अब उसके ऊपर टूटे हुए मेरिडियंस का झूठा लेबल नहीं रहेगा, और इसका मतलब यह भी था कि उसकी छिपी हुई प्रतिभा आखिरकार फिर से दुनिया के सामने आने वाली थी। यह सब उस प्योर यांग पिल्स की बोतल के बिना संभव नहीं था। आओ नाश्ता कर लो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। यिंग बिंग ने अपना कटोरा उठाया और धीरे से बोली, धन्यवाद। मेरी हरकतें वहीं रुक गईं और मेरी आंखें फैल गईं। ये बर्फ का टुकड़ा भी धन्यवाद कहना जानता है। नाश्ता खत्म करने के बाद हम दोनों साथ में नीचे उतरे। आज चिंगुआन सेक्ट के द्वार खुलने का दिन था। चारों तरफ नौजवान लड़के और लड़कियां भरे हुए थे। मुझे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे किसी स्कूल के मैदान में सुबह की सभा के लिए छात्र जमा हुए हों। लगभग आधी अगरबत्ती जलने जितना समय चलने के बाद चिंगुआन सेक्ट का विशाल द्वार दिखाई देने लगा। साथ ही अलग अलग रंगों के वस्त्र पहने कई चिंगुआन सेक्ट के शिष्य भी नजर आए। उन शिष्यों के सामने लंबी मेजों के पीछे 7 लोग बैठे हुए थे। उनमें से एक एल्डर ने ऊंची आवाज में कहा, तुम सबने आने से पहले अच्छी तरह सोच लिया होगा। मार्शल आर्ट्स के रास्ते पर रूट बोन पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। अगर रूट बोन बहुत कमजोर हो तो मार्शल पाथ की शुरुआत ही कठिन हो जाती है। चाहे जितनी मेहनत कर लो, उसका परिणाम समुद्र में गिरने वाली एक बूंद से ज्यादा नहीं होगा। जिनकी रूट बोन बहुत खराब है, वे अपना समय बर्बाद न करें और खुद ही लौट जाएं। एल्डर की आवाज गरजते हुए बादल जैसी पूरे क्षेत्र में गूंज गई, लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटा। आखिर सबके मन में यही था कि जब यहां तक आ ही गए हैं तो कोशिश करके देख लेते हैं। ये देखकर एल्डर ने हाथ हिलाया, तो फिर लाइन लगाओ और एक एक करके बोन टेस्ट करवाओ। उसके शब्द खत्म होते ही चिंगुआन सेक्ट के शिष्यों के मार्गदर्शन में सभी लड़के लड़कियां व्यवस्थित कतारों में खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था कि एल्डर्स ने कोई विशेष तकनीक सीखी हुई है। वे बस किसी के कंधे पर हल्का हाथ रखते और तुरंत उसकी रूट बोन का स्तर जान लेते। चिंगुआन सेक्ट रूट बोन को 4 श्रेणियों में बांटता था, ए, बी, सी और डी। केवल सी ग्रेड या उससे ऊपर वाले लोगों को सेक्ट में प्रवेश की योग्यता मिलती थी। इसके बावजूद हर 10 लोगों में से सिर्फ 1 या 2 ही सी ग्रेड तक पहुंच पाते थे। केवल पहला चरण ही लगभग 80% लोगों को बाहर कर देने वाला था। छोटी लड़की, इधर आओ, सामने बैठे एल्डर ने इशारा किया। जैसे ही यिंग बिंग भीड़ से बाहर निकली, अनगिनत नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। वह बेहद खूबसूरत थी। अपने शांत और ठंडे स्वभाव के साथ वहां खड़ी होकर ऐसा एहसास दे रही थी जैसे पूरी दुनिया की आवाजें अचानक गायब हो गई हों। उसे नजरअंदाज करना असंभव था। मैंने अपनी ठुड्डी सहलाई।
उपन्यास पढ़ने के अनुभव के अनुसार अगर कुछ अनपेक्षित नहीं हुआ तो सिर्फ दो संभावनाएं थीं। या तो यिंग बिंग कोई राक्षसी प्रतिभा निकलेगी या फिर सबकी उम्मीदों के उलट कोई बेकार प्रतिभा साबित होगी। उसकी फेट को देखते हुए वह भीड़ में साधारण तो बिल्कुल नहीं हो सकती थी। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। एल्डर की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। उसने गहरी सांस ली और यिंग बिंग की रूट बोन की जांच के लिए अपनी इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यहां की हलचल ने बाकी सभी लोगों का ध्यान भी खींच लिया। दूसरे एल्डर्स भी उत्सुकता से देखने लगे। आखिर ए ग्रेड रूट बोन की जांच के लिए इतनी गंभीरता की जरूरत नहीं पड़ती थी। अगले ही पल एल्डर की आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। टॉप ग्रेड एप्टीट्यूड! भीड़ तुरंत शोर से भर गई। चिंगवन सेक्ट के इतिहास में टॉप एप्टीट्यूड बहुत दुर्लभ था। इससे पहले शियांग प्रेफेक्चर के प्रसिद्ध काइलिन चाइल्ड मुरांग श्याओ को भी मुश्किल से ए ग्रेड मिला था और मुरांग श्याओ को पिछले 10 सालों की सबसे बड़ी प्रतिभा माना जाता था। अब हर तरह की निगाहें यिंग बिंग पर टिक गई थीं। वह पूरे मैदान का केंद्र बन चुकी थी। लेकिन खुद यिंग बिंग के चेहरे पर न खुशी थी न घमंड, क्योंकि वह जानती थी कि यह कुछ खास नहीं था। उसे टॉप ग्रेड सिर्फ इसलिए मिला था क्योंकि चिंगुआन सेक्ट की रैंकिंग का सबसे ऊंचा स्तर वही था। सम्मान और अपमान दोनों के सामने एक जैसा शांत रहना भी अपने आप में दुर्लभ गुण था। एल्डर ने मुस्कुराकर कहा, मैं असेंडिंग हेवन स्टेप्स में तुम्हारे प्रदर्शन का इंतजार करूंगा। बोन टेस्ट केवल उन लोगों को हटाने के लिए था जिनमें मार्शल आर्ट्स की योग्यता ही नहीं थी। असली प्रतिभा की परीक्षा दूसरे चरण यानी असेंडिंग हेवन स्टेप्स में होने वाली थी। यिंग बिंग ने सिर हिलाया और उन लोगों के पास जाकर खड़ी हो गई जो पहले ही पास हो चुके थे। वास्तव में असाधारण, एक वृद्ध व्यक्ति ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा। शायद यह मेरे जीवन की सबसे बेहतरीन प्रतिभा है। यह शुजिन था। यिंग बिंग के टॉप ग्रेड रूट बोन ने उसे बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं किया। तभी पास से एक आलसी महिला आवाज आई, तो यही वह प्रतिभा है जिसे तुम पहाड़ से नीचे जाते समय ढूंढ कर लाए थे। वह महिला कामकाजी कपड़े पहने कुर्सी पर ढीली होकर बैठी थी। उसके गाल शराब पीने की वजह से हल्के लाल थे। शुजिन ने बेबसी से कहा, हाँ यही है। बस देखना यह है कि एस्केंडिंग हेवन स्टेप्स में वह कितनी दूर तक जाती है। महिला ने शराब का एक घूंट लिया और बेझिझक कहा, मुझे यह लड़की पसंद है। यह सुनते ही एल्डर्स का समूह चुप हो गया। किसी ने मजाक किया, क्या यह सिर्फ इसलिए नहीं कि वे बहुत खूबसूरत है? शू जिन ने बेबसी से कहा, वह तुम्हारी शाखा की मार्शल आर्ट्स के लिए उपयुक्त नहीं है। महिला तुरंत घूरने लगी, कैसे उपयुक्त नहीं है? फिर उसने सामने बैठे व्यक्ति की तरफ इशारा किया, तुमने खुद को चलता फिरता भट्ठा बना लिया है। यह लड़की चाहे जैसे देखो तुम्हारी शाखा में नहीं जानी चाहिए। तभी एक ठंडी आवाज सुनाई दी, हान है, क्या तुम लड़ना चाहती हो? महिला ने अपनी उंगलियों की गांठें चटकाई और लड़ने के लिए तैयार दिखाई दी। एल्डर हन तुरंत आधा कदम पीछे हट गया और ठंडी आवाज में बोला, सावधान रहो, बस करो, शांत हो जाओ। आखिर सेक्ट मास्टर ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज अधिकार से भरी हुई थी। तभी वह महिला अनमने मन से अपनी शराब की बोतल उठाकर 2 और घूंट पी गई। बाकी एल्डर्स एक दूसरे को देखने लगे। क्या सेक्ट मास्टर भी उस लड़की में रुचि लेने लगा था? पता ही नहीं चला और एक और अगरबत्ती का समय बीत गया। इस दौरान 500 से ज्यादा लोगों की जांच हो चुकी थी। आखिरकार मेरी बारी आ गई। एल्डर ने मेरा कंधा थपथपाया और तुरंत इंटरनल एनर्जी की एक धारा मेरे शरीर में भेज दी ताकि वह मेरे मेरिडियंस में घूमकर रूट बोन की जांच कर सके। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद वह इंटरनल एनर्जी गायब हो गई। मेरे सामने बैठे एल्डर ने आज दूसरी बार अपनी भौहें सिकोड़ लीं। सामान्य तौर पर इंटरनल एनर्जी शरीर के अंगों, मेरिडियंस और रूट बोन को उत्तेजित करती थी। रूट बोन जितनी बेहतर होती, प्रतिक्रिया उतनी ही मजबूत होती। लेकिन मेरे शरीर ने बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा लग रहा था मानो उसके सामने कोई जीवित इंसान नहीं बल्कि एक अंतहीन गहराई खड़ी हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी इंटरनल एनर्जी भी समुद्र में गिरती बूंद की तरह गायब हो गई थी। अगर एल्डर अपनी आंखों से मुझे सामने खड़ा न देख रहा होता तो शायद उसे लगता कि वह किसी इंसान नहीं बल्कि पत्थर की जांच कर रहा है। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद भी उसने मेरा नाम लिख लिया, ली ज्यू, सी ग्रेड। अंदर जाओ। मैंने हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया और बिल्कुल सामान्य चेहरे के साथ माउंटेन गेट पार कर गया। सी ग्रेड, यह सुनकर पिता शायद ज्यादा खुश नहीं होंगे,
लेकिन तब यिंग बिंग को ही मेरी तरफ से बात संभालनी पड़ेगी। मेरी बात वे अक्सर नहीं मानते थे, लेकिन यिंग बिंग की बात जरूर सुनते थे। मैं खुलकर हंस पड़ा और बगल में चल रही लड़की के कंधे को हल्के से टक्कर मारी। यिंग बिंग ने मेरे बेफिक्र चेहरे को देखा और सोचा कि कम से कम एक बोतल प्योर यांग पिल्स की वजह से उसके मेरिडियंस आधा साल पहले खुल गए थे, इसलिए इस आदमी की मानसिकता इतनी भी बुरी नहीं थी। जहां तक वह भविष्य में कितनी दूर जाएगा वह उसकी अपनी मेहनत पर निर्भर करेगा। असेंडिंग हेवन स्टेप्स के सामने खड़े एल्डर ने ऊंची आवाज में घोषणा की, जो 10 सीढ़ियां चढ़ेगा वह आउटर सेक्ट में प्रवेश करेगा, जो 50 सीढ़ियां चढ़ेगा वह इनर सेक्ट में जाएगा, और जो 80 सीढ़ियां चढ़ लेगा वह ट्रू डिसाइपल बनेगा। तभी भीड़ से एक आत्मविश्वास भरी आवाज आई, अगर कोई सबसे ऊपर तक पहुंच जाए तो? एल्डर के होंठ हल्के से ऊपर उठ गए, जैसे वह यह सवाल अनगिनत बार सुन चुका हो। सेक्ट के संस्थापक ने कहा था कि जो भी शिखर तक पहुंचेगा वह सेक्ट मास्टर का पर्सनल डिसाइपल बनेगा, लेकिन सेक्ट के पूरे इतिहास में सिर्फ 2 या 3 लोग ही ऐसा कर पाए हैं, और उनमें से हर एक टॉप एप्टीट्यूड वाला था। इसलिए बहुत ऊंचे सपने मत देखो, कदम दर कदम चलोगे तो ज्यादा दूर जाओगे। तभी किसी और ने पूछा, एल्डर, अगर कोई स्वाभाविक रूप से दूसरों से ज्यादा ताकतवर हो या पहले से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर चुका हो तो क्या उसे फायदा नहीं मिलेगा? एल्डर ने धैर्य से जवाब दिया, चिंता मत करो, असेंडिंग हेवन स्टेप्स हर व्यक्ति की उम्र, ताकत और कल्टीवेशन के अनुसार दबाव बदल देती है। यहां किसी को कोई विशेष फायदा नहीं मिलेगा। लोग ये सुनकर राहत महसूस करने लगे। जल्द ही परीक्षा शुरू हो गई। कुछ प्रतिभाशाली लोग तेजी से ऊपर बढ़ने लगे। आसपास खड़े लोग हैरानी से फुसफुसा रहे थे, बहुत तेज, मुरांग शाओ तो इससे भी तेज है, उन्हें देखकर तो लगता है जैसे कोई दबाव ही नहीं है। लेकिन अधिकांश लोग दांत भींचकर पूरी ताकत से चढ़ रहे थे। जैसे ही यिंग बिंग ने असेंडिंग हेवन स्टेप्स पर कदम रखा, लगभग सभी की नजरें अनजाने में उसकी तरफ खिंच गईं। आखिर हर कोई जानना चाहता था कि टॉप एप्टीट्यूड वाली यह खूबसूरत और ठंडी लड़की आखिर कितनी दूर जाएगी। सीढ़ियों पर मौजूद हल्के दबाव को महसूस करके यिंग बिंग ने लगभग न के बराबर सिर हिलाया। उसकी नजर में ये असेंडिंग हेवन स्टेप्स बहुत पुरानी हो चुकी थीं। अगर और समय बीत जाता तो शायद इनका प्रभाव पूरी तरह खत्म हो जाता। उसका शरीर लगातार ऊपर बढ़ता गया। 10 सीढ़ियां, 20 सीढ़ियां, 30 सीढ़ियां। वह ऐसे चल रही थी जैसे समतल जमीन पर टहल रही हो। ऊंचाई का उस पर लगभग कोई असर नहीं पड़ रहा था। बहुत जल्दी उसने बाकी सभी को पीछे छोड़ दिया। अब कोई भी शांत नहीं रह पा रहा था। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि वह शिखर तक पहुंच पाएगी या नहीं। उसे देखकर लग रहा था जैसे वह यहां सबसे तेज रिकॉर्ड तोड़ने आई हो। यिंग बिंग लगातार आगे बढ़ती रही और जल्द ही 54वीं सीढ़ी तक पहुंच गई। उसे सबका ध्यान अपनी ओर खींचते देखकर मैं मन ही मन आह भरने लगा। कुछ लोग बाहर से ठंडे दिखते हैं लेकिन अंदर से गर्म होते हैं। कुछ बाहर से गर्म और अंदर से ठंडे होते हैं। लेकिन मेरी यह बर्फ की सिल्ली जैसी मंगेतर तो बाहर से भी ठंडी थी और अंदर से भी बेहद दबंग। सच कहूं तो ऐसा नमूना मैंने पहली बार देखा था। यह सोचते हुए मैं भी आगे बढ़ा। अपनी ताकत छिपाने का कोई मतलब नहीं था। सेक्ट में जितना ऊंचा दर्जा मिलेगा उतनी आसानी से ताकतवर फेट वाले लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जिनमें मैं निवेश कर सकूं। वैसे भी अपनी बर्फीली मंगेतर से अभी तक मैंने पर्याप्त रिवॉर्ड्स नहीं निकाले थे और मैं खुद भी देखना चाहता था कि आखिर मेरी सीमा कहां तक है। बोन टेस्ट में मुझे सी ग्रेड मिला था, लेकिन मुझे अब तक यह नहीं पता था कि मार्शल वर्ल्ड में मॉर्टल बॉडी किस स्तर की चीज मानी जाती है। मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा। यह दबाव तो लगभग कुछ भी नहीं था। मैंने सिर टेढ़ा किया और आराम से एक कदम में 3 सीढ़ियां चढ़ गया। ऊपर बैठी वर्क क्लोथ्स वाली महिला की आंखें चमक उठीं। यिंग बिंग का स्वभाव उसे बेहद पसंद आया था। दूसरी तरफ शू जिन अपनी दाढ़ी सहलाते हुए सोच में पड़ गया। उसके पूर्व शिष्य यानी मेरे पिता ने अपने पत्र में कभी यिंग बिंग को अपनी भावी बहू बनाने की इच्छा जताई थी, लेकिन अब हालात देखकर लग रहा था कि यह रिश्ता शायद उतना पक्का नहीं था। आखिर एक साधारण सी ग्रेड रूट बोन वाला लड़का ट्रू डिसिपल बनने की क्षमता नहीं रखता था। लेकिन तभी उसने अचानक मुझे सीढ़ियों पर उड़ते हुए देखा। वर्क क्लोथ्स वाली महिला तुरंत बोली, वह लड़की मुझे दे दो, मैं उसे अच्छी तरह सिखाऊंगी। बाकी एल्डर्स तुरंत विरोध करने लगे।
तुम आधा दिन सोती हो और बाकी आधा दिन शराब पीती हो। इतनी बड़ी प्रतिभा तुम्हारे हाथों में बर्बाद हो जाएगी। सभी यिंगबिंग को शिष्या बनाना चाहते थे, लेकिन एक बात पर सबकी पूरी सहमति थी, उसे कोई भी सिखा सकता है, बस नाइन पीक एल्डर नहीं। तभी अचानक आसमान में फीनिक्स जैसी एक तीखी पुकार गूंजी। यिंगबिंग पहले ही एस्केंडिंग हेवन स्टेप्स के अंत तक पहुंच चुकी थी। मैगपाइस, वाइल्ड गीज, स्वॉलोज और अनगिनत पक्षी चारों दिशाओं से उड़कर आए और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। नीचे खड़ी भीड़ पूरी तरह स्तब्ध रह गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है, लेकिन चिंगवान सेक्ट के ऊपरी स्तर के लोगों ने कुछ और महसूस किया। यिंगबिंग के पीछे उन्हें एक महान और रहस्यमयी पक्षी की छाया दिखाई दी, जो बाकी सभी जीवों से कहीं अधिक श्रेष्ठ लग रही थी। यहां तक कि सेक्ट मास्टर शंगवन वेंचोंग, जो अब तक चुप बैठा था, अचानक खड़ा हो गया। उसने इस संकेत को तुरंत पहचान लिया। यह टीन मून फीनिक्स बॉडी से जुड़ा असाधारण फेनोमेनॉन था। बाकी लोग यह गहरी सच्चाई नहीं देख पाए, लेकिन उन्होंने वह फीनिक्स जैसी पुकार जरूर सुनी और यिंगबिंग के चारों ओर जमा होते सफेद पक्षियों को भी देखा। तभी अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, रुको, क्या वह लड़का सी ग्रेड नहीं था? हाँ, फिर वह 50 सीढ़ियों के ऊपर कैसे पहुंच गया? 50 क्या, वह तो 80 सीढ़ियां भी पार कर चुका है। मैं ऊपर ऐसे टहल रहा था जैसे सुबह की सैर पर निकला हूं। यह दृश्य इतना अजीब था कि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। अगर यिंगबिंग का प्रदर्शन लोगों को हैरान और ईर्ष्यालु बना रहा था, तो मेरा प्रदर्शन उन्हें पूरी तरह भ्रमित कर रहा था। यह कैसा मजाक था? इसे सीक्रेट कहते हो? यहां तक कि एल्डर्स भी मुझे घूर रहे थे। उनमें से एक ने तो सीधे उस एल्डर से पूछ लिया जिसने मेरी बोन टेस्ट की थी कि कहीं उसने जांच में गलती तो नहीं कर दी। जिस बूढ़ी महिला ने पहले मेरी जांच की थी, उसके चेहरे के भाव कई बार बदले। आखिर में वह बड़बड़ाई, शायद मैं सचमुच बूढ़ी हो गई हूं। मेरी आंखें धोखा खा गईं। सेट के सभी बड़े लोग सोच में पड़ गए। उनके स्तर का एल्डर रूट बोन पहचानने में गलती करे, यह असंभव तो नहीं था, लेकिन बिल्कुल सामान्य भी नहीं था। जब वे अभी इसी बारे में बात कर रहे थे, तभी शिखर पर खड़े लोगों की संख्या एक से बढ़कर 2 हो गई। यिंगबिंग की आंखों में कई बार चमक उभरी। उसके लिए शिखर तक पहुंचना कभी मुश्किल नहीं रहा था। पिछले जन्म में उसने असेंडिंग हेवन स्टेप्स का पूरा और कहीं अधिक शक्तिशाली संस्करण भी देखा था, जिसे बहुत से लोगों ने पार किया था। लेकिन उन लोगों में मेरे सामने खड़ा यह लड़का कभी नहीं था। हवा में मेरा चोगा लहरा रहा था। मैं मुस्कुराकर बोला, क्या संयोग है तुम भी यहां हो? सच कहूं तो मैं खुद भी हैरान था। अगर मैं पहले से शिखर पर खड़ा नहीं होता, तो मुझे लगता कि इन सीढ़ियों में कुछ गड़बड़ है। लेकिन चूंकि यिंगबिंग ने इतनी बड़ी फिनोमिनॉन पैदा कर दी थी और मैं बिना किसी चमक दमक के ऊपर पहुंच गया था, इसलिए नीचे खड़े लोग और भी ज्यादा उलझ गए। चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। यिंगबिंग ने पूरे आसमान के पक्षियों को अपनी ओर खींच लिया था, जबकि मैं बिना किसी खास दृश्य के सीधे शिखर पर पहुंच गया था। लेकिन सेक्ट के रिकॉर्ड साफ कहते थे कि जो भी व्यक्ति कभी शिखर तक पहुंचा है, उसके साथ कोई न कोई असाधारण फेनोमेनॉन जरूर हुआ है। नीचे खड़े लोगों के विपरीत ऊपरी मंच पर बैठे बड़े लोग पूरी तरह शांत हो गए थे, क्योंकि वे वह देख सकते थे जो साधारण लोग नहीं देख सकते थे। उनकी नजरों में मेरे चढ़ने के दौरान भी एक फिनोमेनॉन दिखाई दिया था। मेरे पीछे एक विशाल आकृति उभर रही थी, जैसे कोई व्यक्ति पूरी सृष्टि को अपनी पीठ पर उठाए खड़ा हो। वह छवि देखने में बेहद साधारण थी, लेकिन साथ ही इतनी गहरी और रहस्यमयी कि समझ से परे थी। असेंडिंग हेवन स्टेप्स ने बस मेरे असली स्वरूप को प्रतिबिंबित किया था। एल्डर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और सबकी आंखों में वही अविश्वास दिखाई दिया। किसी ने भी ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की थी। लेकिन अब एक बात तय थी, यह लड़का बिल्कुल साधारण नहीं था। चूंकि 2 लोग पूरे 100 स्टेप्स पार कर चुके थे, शूजिन ने आखिर कहा कि दोनों को ट्रू डिसाइपल माना जाना चाहिए। लेकिन एक एल्डर झिझकते हुए बोला, सेक्ट के पूर्वजों का नियम है कि जो शिखर तक पहुंचेगा वह सेक्ट मास्टर का उत्तराधिकारी माना जाएगा। चिंगवन माउंटेन का भविष्य उसी के हाथ में होगा। लेकिन एक सेक्ट के 2 उत्तराधिकारी कैसे हो सकते हैं? समस्या यह थी कि सेक्ट के इतिहास में ऐसी स्थिति कभी आई ही नहीं थी। कुछ देर के लिए सभी एल्डर्स ने सेक्ट मास्टर की तरफ देखा। थोड़ी चुप्पी के बाद शंगवान वेंचोंग ने फैसला सुनाया, यिंगबिंग मेरी पर्सनल डिसाइपल बनेगी
और यह लड़का ट्रू डिसिप्लिन रहेगा। किसी को भी इस फैसले पर हैरानी नहीं हुई। आखिर एक की फेनोमेन में एक रहस्यमयी और श्रेष्ठ पक्षी दिखाई दिया था, जबकि दूसरे के फेनोमेनॉन में बस एक साधारण इंसान। पहली नजर में यिंग बिंग का भविष्य ज्यादा शानदार दिखाई दे रहा था। लगभग 1 घंटे बाद समय सीमा समाप्त हो गई। सीढ़ियों पर चढ़ रहे सभी युवा एकदम थक कर बैठ गए। कुछ बेहद खुश थे, कुछ शांत थे, जबकि कुछ के चेहरे पर कड़वाहट थी। लेकिन नतीजा अब तय हो चुका था। दूसरे चरण के बाद सिर्फ 700-800 लोग ही चिंगवन सेक्ट में प्रवेश के योग्य बचे थे। शंगवन वेनचोंग आगे बढ़ा और शोर मचाती भीड़ तुरंत शांत हो गई। उसने घोषणा की कि आउटर सेक्ट में प्रवेश करने वाले लोग आउटर कोर्ट अफेयर्स हॉल जाकर अपनी पहचान और सामान प्राप्त करें। इनर सेक्ट में प्रवेश करने वालों को एक पीक चुननी होगी, क्योंकि हर पीक अलग मार्शल आर्ट्स में विशेषज्ञ थी। उन्हें फैसला करने से पहले 3 दिन तक उन पीक्स के बारे में जानने का मौका मिलेगा। फिर उसने कहा, चाहे तुम आउटर सेक्ट में हो या इनर सेक्ट में, आलसी मत बनना। तुम अभी जवान हो और तुम्हारा भविष्य अभी तय नहीं हुआ है। उसकी आवाज में ऐसी ताकत थी कि हर कोई ध्यान से सुनने लगा। उसी समय मेरी नजर एल्डर्स की तरफ गई और मैं थोड़ा चौंक गया। शूजिन वास्तव में मुझे आंख मार रहा था। अब मुझे समझ आया। मैं पहले सोच रहा था कि एक साधारण मेडिकल हॉल का डॉक्टर इतनी आसानी से प्योर यांग पिल्स कैसे निकाल सकता है। यिंग बिंग का सेक्ट मास्टर की डायरेक्ट डिसिप्लिन बनना किसी के लिए भी हैरानी की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी इससे भीड़ हिल गई। अभी कुछ देर पहले तक सबने एक साथ परीक्षा दी थी और पलक झपकते ही यिंग बिंग उनसे पूरी एक दुनिया दूर पहुंच चुकी थी। यही जिंदगी थी। फिर सेक्ट मास्टर ने आगे कहा कि लीज्यू, लिन जांग और मुरंग शाह को भी ट्रू डिसाइपल बनने की योग्यता मिली है, और पूछा कि क्या कोई एल्डर उन्हें शिष्य बनाना चाहता है। ट्रू डिसाइपल्स बहुत दुर्लभ होते थे और हर एल्डर अधिकतम 5 ही शिष्य रख सकता था। लिन जांग को तुरंत स्वीकार कर लिया गया। मुरांगशा को लेकर तो 3 एल्डर्स के बीच प्रतिस्पर्धा तक हो गई। आखिरकार वह एल्डर हनहे की शाखा में चला गया। इस दौरान मैंने चुपचाप फेट आई से दोनों को देखा। लिनजंग लगभग 16 साल का था। उसकी प्रतिभा अच्छी थी, लेकिन स्वभाव बहुत अधीर था। वह उन लोगों में से था जो जरूरत से ज्यादा खुद को धक्का देते हैं और कभी कभी टूट भी जाते हैं। हालांकि अगर वह समय रहते अपनी कमी पहचान ले तो बहुत ऊंचाई तक जा सकता था। उसकी हाल की सोच ये थी कि अब जब वह चिंगवान सेक्ट का ट्रू डिसिप्लिन बन चुका है तो उसे एक शक्तिशाली हथियार चाहिए। मुरांगशाह भी 16 साल का था और उसकी कल्टीवेशन और भी मजबूत थी, लेकिन उसकी ब्लड लाइन असामान्य थी। उसका पिता इंसान था, जबकि उसकी मां एक बीस्ट थी जिसने मानव रूप धारण कर लिया था। उसका स्वभाव दयालु था, लेकिन उसकी ब्लड लाइन के प्रभाव के कारण उसके भीतर हिंसक प्रवृत्तियां भी छिपी हुई थीं। अगर वह दोनों पक्षों के बीच संतुलन बना सका तो उसका भविष्य असीम होगा, लेकिन अगर नहीं कर पाया तो वह एक बड़ी आपदा बन सकता था। इस समय उसकी सबसे बड़ी समस्या अपने भीतर की रक्त पिपासा को दबाए रखना थी। यह देखकर मैंने धीरे से सांस छोड़ी। मुरांगशाह का पिता सच में बहुत बहादुर इंसान था। कोई भी रोमांस का उस्ताद उसे देखकर सम्मान में घुटने टेक देता। लेकिन तभी मुझे अचानक एहसास हुआ, मेरे बारे में कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा। जब मैंने ध्यान दिया तो पाया कि सभी एल्डर्स मुझे बेहद जटिल भावों से देख रहे थे। उनकी समस्या साफ थी। मेरी योग्यता असाधारण लग रही थी, लेकिन सवाल यह था कि आखिर मुझे सिखाएगा कौन। कुछ देर तक पूरा माहौल अजीब तरह से शांत रहा। तभी एक आलसी सी आवाज सुनाई दी, लड़के, क्या तुम मेरे शिष्य बनना चाहोगे? मैंने मुड़कर देखा। वही वर्क क्लोथ्स वाली महिला एक हाथ कमर पर रखे खड़ी थी और पूरी कोशिश कर रही थी कि गंभीर और सम्मानजनक दिखे। उसके नैन नक्श बेहद आकर्षक थे और ढीले कपड़े भी उसकी खूबसूरती को छिपा नहीं पा रहे थे। मैंने ज्यादा देर नहीं लगाई और तुरंत हाथ जोड़कर उसे प्रणाम कर दिया। ठीक उसी समय शूजिन कुछ कहने वाला था, लेकिन महिला ने उसे ऐसी धमकी भरी नजर से देखा कि वह तुरंत चुप हो गया। मैंने तुरंत उस महिला पर फेट आई का इस्तेमाल किया। नाम शंगवू, उम्र लगभग 27 वर्ष, रूट बोन, साउथ ब्राइट फायर लोटस से जुड़ी असाधारण रूट बोन, कल्टीवेशन इनर लैंडस्केप रेल्म का 7th हेवन, फेट पर्पल, और सिस्टम का मूल्यांकन तो लगभग मजाक जैसा था। इसके चरित्र पर शक कर सकते हो, लेकिन इसकी ताकत पर कभी मत करना। उसका बैकग्राउंड भी साफ तौर पर साधारण नहीं था।
उसकी हाल की स्थिति यह थी कि उसके पास शराब खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे और वह सोच रही थी कि बाकी पीक्स के एल्डर्स से थोड़ा और उधार कैसे लिया जाए। साथ ही उसे सेक्ट मास्टर की शिष्या यिंग बिंग में भी काफी दिलचस्पी थी। अब मुझे समझ आया कि बाकी एल्डर्स मुझे उस अजीब नजर से क्यों देख रहे थे। चाहे किसी भी कोण से देखो, शंग वू आदर्श गुरु जैसी बिल्कुल नहीं लगती थी। सच कहूं तो सिस्टम का इवेल्युएशन देखकर मुझे पर्पल फेट की गुणवत्ता पर भी शक होने लगा था। लेकिन अब तक पर्पल फेट सबसे ऊंचा फेट कलर था जो मैंने देखा था, और अगर मैं उससे कुछ सीख भी ना पाया तो भी इन्वेस्टमेंट रिवॉर्ड्स तो हासिल कर ही सकता था। यह सोचकर मैं शांत हो गया। शांग वू ने मेरे कंधे पर जोरदार थप्पड़ मारा और घोषणा की, आज से तुम मेरे आदमी हो। उस थप्पड़ की ताकत इतनी ज्यादा थी कि मैंने दर्द से सांस खींच ली। दूर खड़ी यिंग बिंग की उंगलियां हल्की सी हिली। तो आखिरकार वह सच में शांग वू की शाखा में शामिल हो गया था। हालांकि अगर वह शांग वू की असली क्षमता का थोड़ा सा हिस्सा भी सीख ले तो कम से कम श्यांग प्रेफेक्चर की युवा पीढ़ी में अपनी जगह बना सकता था। बेशक पूरे ईस्टर्न वेस्टलैंड के पैमाने पर वह अभी भी हेवंस चोजन नहीं माना जाएगा और शायद सिस्टम रैंकिंग्स तक भी नहीं पहुंच पाएगा। इस बार चिंगवन सेक्ट में एक साथ 4 ट्रू डिसाइपल्स मिले थे, इसलिए पूरा सेक्ट बहुत खुश था। एक मुस्कुराता हुआ एल्डर हमें औपचारिक प्रवेश प्रक्रिया पूरी कराने के लिए ले गया। इनिशिएशन सेरेमोनी खत्म होते ही खबर पूरे सेक्ट में ऐसे फैल गई जैसे उसे पंख लग गए हों। एक ही दिन में 2 लोगों ने असेंडिंग हेवन स्टेप्स का शिखर छू लिया था। चिंगवन सेक्ट के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। चिंगवन माउंटेन के इंटरनल अफेयर्स हॉल में कई शिष्य चाय पीते हुए गपशप कर रहे थे। वे चर्चा कर रहे थे कि इस साल 4 नए ट्रू डिसिपल्स आए हैं और उनमें से एक लड़की इतनी सुंदर है कि किसी परी जैसी लगती है। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वह लगभग बिना मेहनत किए शिखर तक पहुंच गई थी। फिर किसी ने दूसरे समिट क्लाइंबर का जिक्र किया और बताया कि वह 9th पीक में एल्डर शंगवू के अधीन चला गया है। यह सुनते ही सभी इनर सेक्ट डिसिपल्स के चेहरे पर एक जैसा अजीब भाव आ गया। कुछ की आंखों में तो दया भी दिखाई दी। उनकी नजर में वह लड़का बर्बाद हो चुका था। अगर यिंग बिंग जैसी प्रतिभा मौजूद न होती तो शायद उसे भी भविष्य का सेक्ट मास्टर कैंडिडेट माना जाता। उसकी प्रतिभा अच्छी थी, बस किस्मत खराब थी। तभी वे सभी अचानक अपने चाय के कप नीचे रखकर सीधे खड़े हो गए और सम्मान से बोले, एल्डर चन। एल्डर ने सिर हिलाया और कहा कि वह नए ट्रू डिसाइपल्स को उनकी वस्तुएं दिलाने लाया है। साथ ही इस महीने की स्टाइपेंड भी पहले से तय मानकों के अनुसार पहले ही जारी कर दी जाए। उसका नाम चैन बुफन था और वह सेक्ट के सबसे प्रभावशाली एल्डर्स में से एक था, क्योंकि इंटरनल अफेयर्स का मतलब सीधे पैसे से था। यह साफ तौर पर एक एहसान था और मुझे लगा कि इसका मुख्य कारण यिंगबिंग थी। फिर भी मैंने झुककर उसका धन्यवाद किया, लेकिन चेन बुफान तुरंत एक तरफ हट गया और मेरा अभिवादन स्वीकार करने से मना कर दिया। पहले तो मैं उलझ गया, लेकिन जल्द ही वजह समझ में आ गई। सबसे पहले मुरांग शाह का पैकेज घोषित हुआ। हर महीने 500 टेल्स, एक फोर्ज्ड वॉरहैमर और जेड बोन पिल्स की 2 बोतलें। फिर लिन जंग की बारी आई। हर महीने 300 टेल्स और एडवांसमेंट पिल्स की 2 बोतलें। आखिर में यिंगबिंग की बारी आई। इस बार जिम्मेदार शिष्य का व्यवहार काफी सम्मानपूर्ण हो गया। सेक्ट मास्टर की डायरेक्ट डिसाइपल होने के नाते उसे हर महीने 1000 टेल्स, एक टॉप ग्रेड कोल्ड आयरन सोर्ड, प्योर यांग पिल्स की 2 बोतलें और 10 मेरिडियन क्लेंजिंग हर्ब्स मिलने थे। आसपास खड़े शिष्य भी यह सुनकर जलने लगे। फिर उस शिष्य ने बताया कि सेक्ट मास्टर ने उसके लिए कुछ अतिरिक्त निर्देश भी छोड़े हैं। यिंगबिंग ने तुरंत जवाब दिया और शिष्य ने सिर हिलाकर बात नोट कर ली। तभी मैंने खुद की तरफ इशारा करते हुए पूछा, और मेरा क्या? सच में मुझे लगा था कि वे मुझे भूल गए हैं। शिष्य ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम कुन्यू पीक से हो। फिर उसने मुझे एक बहुत मोटी किताब थमा दी और कहा कि यही उनकी पीक ने अपने ट्रू डिसिप्लिन के लिए तैयार किया है। मैं उलझन में किताब को देखने लगा। मुझे लगा शायद यह कोई गुप्त मार्शल आर्ट्स मैनुअल होगी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे खोला, पहले ही पन्ने ने मेरे दिमाग को सवालों से भर दिया। यह तो कर्ज का हिसाब किताब था। उसमें लिखा था 3000 टेल्स उद्धार, एप्रिकॉट ब्लॉसम वाइन के 90 मटके, स्पिरिट बीस्ट्स को छोड़ देने से हुआ नुकसान,
दर्जनों बीस्ट्स की क्षति और न जाने कितने बाकी उधार। हर पन्ना कर्ज और बकाया रकम से भरा हुआ था। चेन बुफान ने आह भरते हुए समझाया, ट्रू डिसिपल्स के संसाधन सेक्ट नहीं, बल्कि उनकी अपनी पीक देती है। कुन्यू पीक कोई संसाधन नहीं देती, बल्कि शांग वू तो इंटरनल अफेयर्स हॉल से पहले ही काफी एडवांस ले चुकी है। फिर उसने कहा, जब समय मिले यह हिसाब की किताब उसे वापस दे देना और याद दिलाना कि उसे अपने कर्ज चुकाने हैं। मेरे होंठ फड़क उठे। बाकी लोग यहां लाभ लेने आए थे और मैं यहां कर्ज विरासत में लेने आया था। चेन बुफान ने दयालुता से एक और सलाह दी, कुन्यू पीक पर शायद तुम्हारे रहने की जगह भी नहीं है। बेहतर होगा जल्दी से कोई योजना बना लो और अपने लिए घास फूस की झोपड़ी बना लो। सामग्री इंटरनल अफेयर्स हॉल से मिल जाएगी। झोपड़ी? मैं पूरी तरह चुप हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चिंगुआन सेक्ट में ट्रू डिसिप्ल बनने के बाद मैं लगभग बेघर हो जाऊंगा। क्या मैं कोई नकली ट्रू डिसिप्ल था? तभी यिंग बिंग ने अचानक कहा, तुम मेरे यहां रह सकते हो? मैं पूरी तरह चौंक कर उसकी तरफ मुड़ा। क्या यह सच में वही बर्फ की सिल्ली जैसी मंगेतर थी जिसे मैं जानता था? चेन बुफान के चेहरे पर तुरंत किसी खुश मौसी जैसी मुस्कान आ गई। वह बोला, चुशुई पैविलियन का माहौल बहुत अच्छा है। तुम दोनों साथ रहोगे तो बिल्कुल इमॉर्टल कपल जैसे लगोगे। मैंने तुरंत सिर हिलाया। आप ज्यादा सोच रहे हैं। चेन बुफान ने पलक झपकाई। क्या तुम दोनों एक जोड़ी नहीं हो? उसकी नजर में इस जमाने में कोई लड़का और लड़की एक ही छत के नीचे तभी रहते थे जब उनका रिश्ता खास हो। लेकिन मेरे जवाब देने से पहले ही यिंगबिंग की आवाज सुनाई दी। नहीं, उसकी आवाज सामान्य थी, लेकिन उसमें ऐसी ठंडक थी कि आसपास की हवा भी कुछ और ठंडी लगने लगी। चेन बुफान ने अजीब सी हंसी हंसते हुए माफी मांगी और कहा कि उसकी जुबान फिसल गई थी। हालांकि उसके चेहरे पर अब भी थोड़ा अफसोस दिख रहा था। मैंने कड़वी मुस्कान के साथ नजरें हटा लीं। क्या यिंग बिंग खूबसूरत थी? ऐसी सुंदरता जो शहरों को झुका दे, कहना बिल्कुल भी बड़ा चढ़ाकर नहीं होगा। लेकिन वह बहुत ज्यादा ठंडी थी, सिर्फ स्वभाव में ही नहीं बल्कि सचमुच शारीरिक रूप से भी। यह सोचकर मैं अनायास आह भर बैठा। अपनी इस बचपन की साथी के लिए प्यार से ज्यादा तरस खाना शायद ज्यादा सही शब्द था। मेरी यादों में वह हमेशा ऐसी नहीं थी। उसके परिवार पर आई उस त्रासदी के बाद ही वह ऐसी बन गई थी। अगर मैं खुद को उसकी जगह रखकर सोचूं तो मैं भी शायद यह दावा नहीं कर सकता था कि मैं अब भी खुश मिजाज और नरम दिल बना रहूंगा। सामने खड़ी यिंग बिंग ने बहुत हल्के से सिर हिलाया। मार्शल डाउ का रास्ता लंबा और बेरहम था। अपने पिछले जन्म में उसे नहीं पता था कि कितने असाधारण पुरुषों ने उसका पीछा किया था। लेकिन अगर उसने 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं को त्याग कर पूरी तरह मार्शल पाथ पर ध्यान न लगाया होता तो वह कभी शिखर तक नहीं पहुंच पाती। इस जन्म में भी उसका दिल उतना ही अडिग रहने वाला था। चुशुई पैविलियन कुनियू पीक से ज्यादा दूर नहीं था। दरवाजा खुलने के बाद हम दोनों एक के पीछे एक अंदर चले गए। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और जगह देखकर काफी संतुष्ट हुआ। ये एक सुंदर और अच्छी तरह बना हुआ निवास था। साथ ही मुझे थोड़ा भावुक भी महसूस हुआ। कभी यिंगबिंग ली परिवार के घर में दूसरों के सहारे रहती थी और आज हालात पूरी तरह उलट चुके थे। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो यिंगबिंग आंगन को देखते हुए जैसे कहीं खो गई थी। मैंने कहा, लगता है यहां काफी समय से कोई नहीं रहा। पहले सफाई कर लेते हैं। मैं झाड़ू ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगा, लेकिन कुछ मिलने से पहले ही यिंगबिंग बोली, फूलों की क्यारी के पास पत्थर की बेंच के नीचे झाड़ू रखी है। मैंने झुककर देखा और सचमुच वहां झाड़ू रखी हुई थी। फिर उसने शांत भाव से अपने लंबे बाल रिबन से बांधे और मुझसे कहा, तुम जाकर गर्म पानी उबालो। उसकी आवाज इतनी स्वाभाविक थी जैसे वह यहां कई सालों से रह रही हो। एक पल में ही वह चुशुई पैविलियन की मालकिन बन चुकी थी। मैंने मन ही मन जीभ चटकाई। बढ़िया, अब मैं मेहनती नौकर बन चुका था। भले ही मैं जानता था कि उसका स्वभाव ऐसा ही है, फिर भी मुझे थोड़ा बुरा लगा। आखिर एक आत्मसम्मान वाले आदमी को भी भावनात्मक चोट लगती है। नहाने के लिए शायद एक बाल्टी पानी काफी नहीं होगा। मैं और गर्म कर देता हूं। अगले दिन मैं सुबह जल्दी उठ गया और सीधे रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लगा। यहां आने के रास्ते में मैं लोगों में निवेश करता हुआ और पैसे खर्च करता हुआ चला आया था, जिसके बदले मुझे सिस्टम से तरह तरह के अजीब रिवॉर्ड्स मिले थे। उनमें काफी रेडी टू ईट खाना भी था जिसे बस गर्म करना पड़ता था।
जब सूरज पूरी तरह निकल आया तो मैं सोए मिल्क और स्टीम्ड बंस लेकर बाहर आया। मेरी बर्फ की सिल्ली जैसी मंगेतर पहले से बैठी हुई थी। उसे खूबसूरत कहना भी उसकी सुंदरता का पूरा वर्णन नहीं कर सकता था। नाश्ते के बाद एक पुरानी लेकिन बेहद शानदार गाड़ी चुशुई पवेलियन के सामने आकर रुकी। एक बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए उतरा और बोला कि सेक्ट मास्टर के आदेश पर वह अब से यिंगबिंग को पहाड़ तक लाने ले जाने का काम करेगा। युन पीक पर बहुत सारी इमारतें थीं और सेक्ट मास्टर को डर था कि वह रास्ता भूल सकती है। तो यह सेक्ट मास्टर की निजी गाड़ी थी। कोई हैरानी नहीं कि इतनी शानदार लग रही थी। यही असली ट्रू डिसिप्लिन ट्रीटमेंट था। जहां तक मेरा सवाल था, मुझे तो शायद खुद पैदल ही पहाड़ चढ़ना पड़ता। गाड़ी में बैठते समय यिंग बिंग ने पर्दा उठाया और मुझसे कहा, कुन्यू पीक जाने से पहले अच्छी शराब का एक घड़ा तैयार कर लेना। फिर गाड़ी धीरे धीरे दूर चली गई। जब मैं आखिर कुन्यू पीक के शिखर पर पहुंचा और उस जगह को देखा जहां मुझे रहना था, तो मेरे होंठ फड़क उठे। वहां सिर्फ एक टूटी फूटी लकड़ी की झोपड़ी थी और आसपास कुछ गिरी हुई दीवारें और खंडहर पड़े थे। अगर मुझे न पता होता कि यह चिंगुआन सेक्ट के अंदर है, तो मैं समझता कि यहां हाल ही में कोई आपदा आई है। मास्टर, मास्टर! मैंने 2 बार आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए मैंने दरवाजा खोल दिया। पूरा कमरा शराब की गंध से भरा हुआ था। बिस्तर पर शांग वो हाथ पैर फैलाकर सो रही थी, बिल्कुल बेपरवाह। यह दृश्य किसी तरह खतरनाक और आकर्षक दोनों लग रहा था। मैं उसके कान के पास झुककर धीरे से फुसफुसाया, एल्डर चेन कर्ज वसूलने आए हैं। इसका असर तुरंत हुआ। शांग वो बिजली की तरह उठ बैठी, लेकिन मुझे देखकर उलझ गई। तुम कौन हो? मैंने बेबसी से कहा। आपका शिष्य। शिष्य? उसने सिर खुजलाया। ओह हाँ, अब याद आया। लेकिन उसकी आंखें अब भी नींद से धुंधली थीं। फिर उसने पूछा, तो तुम यहां क्यों आए हो? मैं कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अब जब मैं सेक्ट में आ गया हूं तो क्या आपको मुझे कुछ सिखाना नहीं चाहिए? शंगवू बड़बड़ाई, यह बात तो सही है। कल मैं सच में सोच रही थी कि तुम्हें कुछ सिखाना चाहिए। फिर उसने गंभीर चेहरे से कहा, जब मैं शराब नहीं पीती तो मेरी याददाश्त खराब हो जाती है। उसके शब्द खत्म ही हुए थे कि शराब के घड़े का ढक्कन खुलने की आवाज आई। शांगवू की नाक फड़क उठी और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। ग्रीन ब्रू, 10 माइल स्लोप विनीरी का स्पेशल रिजर्व। 5 साल पुराना हो जाए तो इसका रंग एम्बर हो जाता है। 10 साल पुरानी बोतल तो और भी दुर्लभ होती है। उसने मेरे हाथ से शराब का घड़ा झपट लिया। उस हरकत में भी एक अजीब खतरनाक आकर्षण था। मैं पूरी तरह अवाक रह गया। आपकी याददाश्त तो बिल्कुल खराब नहीं लगती। शांग वू ने घूंट भरकर मुंह पोंछा और बोली, अब मुझे सब याद आ गया। फिर उसने कहा, कल मेरी उस बूढ़े हाने से शर्त लगी थी। उसने कहा कि मुझे शिष्यों को सिखाना नहीं आता। क्या मैं यह बात बर्दाश्त कर सकती हूं? मैंने मन ही मन सोचा कि उसकी बात तो काफी सही लग रही थी। आखिर कौन अपने शिष्य को मार्शल आर्ट्स मैनुअल की जगह कर्ज की किताब देता है? तभी शंग वू ने आत्मविश्वास से एक पुस्तक निकाली। ये मेरी निजी सीक्रेट मेथड है। आज मैं तुम्हें मार्शल पाथ में प्रवेश करवाऊंगी। मैंने किताब ली और उसका नाम देखा, फायर हार्ट लोटस मेथड। सिर्फ नाम सुनकर ही यह बहुत शक्तिशाली लग रही थी। और जब सिस्टम तक शांगवू की ताकत को संदेह से परे बता रहा था, तो शायद उसके सारे कर्ज भी उसकी क्षमता की वजह से ही थे। यह सोचकर मैं निश्चिंत हो गया और मैनुअल खोल ली। कुछ देर बाद मैं झोपड़ी के बाहर बैठा था और मेरा दिमाग सवालों से भरा हुआ था। तभी सिस्टम की सूचना सुनाई दी, आपने 10 साल पुरानी शराब का एक घड़ा निवेश किया है। रिवॉर्ड, 10 साल की मार्शल कॉम्प्रिहेंशन। इसे किसी भी मार्शल आर्ट पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं तुरंत बाहर निकला, जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और पूरे 10 साल की मार्शल इनसाइट को फायर हार्ट लोटस मेथड में डाल दिया। अगले ही पल मैंने इस टेक्निक को सीधे स्मॉल सक्सेस स्टेज तक पहुंचा दिया। अचानक ज्ञान प्राप्त होने जैसा एहसास इतना अद्भुत था कि मानो मैं बादलों के ऊपर उड़ रहा हूं। मैं अपनी पहली असली कल्टीवेशन शुरू करने के लिए बेचैन हो गया। मेरे डंटियन के अंदर गर्मी की एक धारा उठी और आसपास की घास और पेड़ भी बिना हवा के हिलने लगे। कमरे के अंदर नशे में सो रही शांग वू ने नींद में भौहें सिकोड़ लीं और बड़बड़ाई, यूनिटी ऑफ मैन एंड नेचर। आखिर किसकी किस्मत इतनी बेतुकी हो सकती है? उसी समय चिंग युआन पीक के ट्रेनिंग हॉल में कई एल्डर्स खड़े थे और सबकी आंखों में एक जैसी हैरानी थी। उनकी इस हालत की वजह वह लड़की थी जो थोड़ी दूर आसमान की तरफ मुंह करके ध्यान में बैठी हुई थी।
उन सभी बुजुर्गों की उम्र जोड़ दी जाए तो 500 साल से भी ज्यादा होती थी, और अब वे अपनी जिंदगी पर ही शक करने लगे थे। शू जिन ने अविश्वास से कहा, उसने एक ही दिन में कल्टीवेशन पाथ में प्रवेश कर लिया। चेन बुफान ने भावुक होकर सुधार किया, ज्यादा सही कहूं तो सिर्फ 15 मिनट में। फिर उसने हन्हे की तरफ देखा और पूछा, तुमने भी यही ट्विन ओरिजिन टेक्निक सीखी थी? तुम्हें तब कितना समय लगा था? हान्हे के होंठ फड़क उठे। कुछ देर बाद उसने जवाब दिया, 1 महीना। शू जिन ने गंभीरता से आह भरी। सच में हर पीढ़ी नई प्रतिभाएं लेकर आती है। चिंगवान सेक्ट अब उभरने वाला है। तभी एक साफ आवाज गूंजी और ठंडी हवाएं यिंगबिंग के चारों ओर भंवर की तरह घूमने लगी। उसने एक और मेरिडियन खोल लिया था। चंबुफान की आंखें फैल गईं। अगर यही रफ्तार रही तो क्या यह कुछ ही दिनों में सभी 12 मेरिडियंस जोड़ देगी? लेकिन वह सिर्फ आधा सही था। यिंगबिंग सच में कुछ दिनों में 12 मेरिडियंस खोल सकती थी, लेकिन उसका लक्ष्य सिर्फ 12 नहीं था। चिंगवन सेक्ट के एल्डर्स की सोच आखिर सीमित थी। इंसानी शरीर में कल्टीवेशन की नींव बनाने के लिए सिर्फ 12 मुख्य मेरिडियंस नहीं होते। यिंगबिंग 24 मेरिडियंस जोड़कर अपने शरीर के अंदर एक विशाल आंतरिक चक्र बनाना चाहती थी। ऐसी नींव के साथ इनर ब्रेथ रेल्म में प्रवेश करने पर उसकी ताकत सामान्य कल्टीवेटर से 10 गुना से भी ज्यादा हो जाती। यह सोचकर एल्डर्स केवल कड़वी मुस्कान ही दे सके। सेक्ट मास्टर अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त था, इसलिए उसने खास तौर पर 3 एल्डर्स को यिंगबिंग का मार्गदर्शन करने के लिए रखा था। लेकिन अब साफ था कि उसे उनकी जरूरत ही नहीं थी। उसे कल्टीवेट करते देखना ही उन्हें अपनी कमियां महसूस करा रहा था। तभी शू जिन अचानक बोला, तुम दोनों यहीं रहो, मैं कुन्यू पीक जा रहा हूं। हाना ने पूछा, वहां क्यों? कुन्यू पीक का नाम सुनते ही उसने नाक से ठंडी फूंक छोड़ी। शूजन बोला, क्या तुम्हें सच में शांग वू के हाथों में एक डिसिप्लिन छोड़कर चैन मिलता है? चेन बुफान ने गहरी सांस ली। जूनियर ब्रदर शू, जल्दी जाओ। अगर देर हो गई तो शायद बहुत देर हो जाएगी। अगले ही पल एक आकृति पहाड़ों के बीच बिजली की तरह दौड़ गई। मुझे उस ग्रैंड डिसिप्लिन को आपातकालीन सहायता देनी होगी। कुछ ही सांसों में शू जिन दवाइयों का बक्सा लेकर कुनियू पीक पहुंच गया। लेकिन शिखर तक पहुंचने से पहले ही उसके चेहरे की चिंता उलझन में बदल गई। कुछ तो गड़बड़ थी। कोई हेवन एंड अर्थ एसेंस को खींचकर कल्टीवेट कर रहा था। इस समय शंगवू तो अभी भी सो रही होनी चाहिए थी, और यूनिटी विद नेचर जैसी अवस्था में कल्टीवेट करना तो दूर की बात थी। शू जिन ने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। जल्द ही उसने मुझे लकड़ी की झोपड़ी के सामने शांत बैठा हुआ देखा। मैं आसपास के वातावरण में इतना घुल चुका था कि मानो प्रकृति का ही हिस्सा बन गया हूं। तभी 2 और साफ आवाजें सुनाई दी और शू जिन का मुंह खुला का खुला रह गया। मेरिडियंस खोलने के बाद मैं एक और मुख्य मेरिडियन जोड़ चुका था। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने फायर हार्ट लॉट्स मेथड बिना किसी मार्गदर्शन के सीख ली थी और यूनिटी विद नेचर की अवस्था में भी प्रवेश कर चुका था। मैंने आंखें खोली और पूछा, एल्डर आप कब आए? शूजिन लगभग उछल पड़ा। बातें मत करो, वह चिल्लाया। यूनिटी विद नेचर ऐसी चीज है जिसे खोजा नहीं जा सकता। यह सिर्फ संयोग से मिलती है। मैं खाली नजरों से उसे देखने लगा। लेकिन मुझे तो टॉयलेट जाना है। शूजिन लगभग वहीं बेहोश हो गया। क्या यह ऐसी बात कहने का समय था? उसके स्तर का व्यक्ति अच्छी तरह जानता था कि यह अवस्था कितनी कीमती होती है। इनर लैंडस्केप रेल्म के लोगों के लिए यूनिटी विद नेचर किसी ऊंचे रेल्म की झलक देखने जैसा था। सिर्फ एक बार इसका अनुभव भी भविष्य में आगे बढ़ने की संभावना बढ़ा देता था। लेकिन मैं इसे ऐसे ले रहा था जैसे कुछ खास हुआ ही ना हो। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि यह बूढ़ा इतना दुखी क्यों दिख रहा है। थोड़ी देर पहले तो मैं खुद धूप से बचने के लिए छाया में खिसक गया था और फिर कल्टीवेशन जारी रखी थी। क्या बाकी लोग ऐसे कल्टीवेट नहीं करते? शायद यह बैनिश्ड इमॉर्टल बॉडी का फायदा था। तभी मेरे मन में एक सवाल आया। फायर हार्ट लॉट्स मेथड में लिखा था कि 12 मेरिडियंस खोलकर उनमें 12 लॉट सीड्स बो देना कंप्लीट सक्सेस माना जाता है। लेकिन मुझे क्यों लग रहा था कि 12 तो मेरी सीमा के आसपास भी नहीं है। मैं साफ महसूस कर सकता था कि 12 मुख्य मेरिडियंस मेरे शरीर की असली क्षमता से बहुत कम थे। मेरा शरीर किसी अथाह खाई जैसा था। पहला और दूसरा मेरिडियन खोलना तो मानो शुरुआत भी नहीं थी। आखिर मैंने फैसला किया कि जल्दबाजी नहीं करूंगा। नींव सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर कल्टीवेट करना है तो पूर्णता तक करना है। यह सोचकर मैंने फिर आंखें बंद कर लीं और कल्टीवेशन में डूब गया। दूसरी तरफ शूजिन गुस्से में
झोपड़ी तक पहुंचा और दरवाजा लात मारकर खोल दिया। अंदर शांग वू अब भी ऐसे सो रही थी जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। शू जिन के माथे की नसें उभर आईं। उसने तुरंत अपने मेडिसिन चेस्ट से अवेकनिंग इंसेंस निकाली और उसकी नाक के नीचे लहरा दी। शांग वू ने जोर से छींक मारी और नाराज होकर चेहरा सिकोड़ लिया। लगातार दूसरी बार उसकी नींद खराब हुई थी। उसने मुट्ठियां भींच लीं और खतरनाक नजरों से देखा। लेकिन जब उसने पाया कि सामने शू जिन खड़ा है तो सिर्फ चिढ़कर बोली, ओल्ड शू, तुम्हारे पास कोई बहुत जरूरी वजह होनी चाहिए। शू जिन लगभग फट पड़ा। तुम्हारा डिसिप्लिन बाहर यूनिटी विद नेचर में बैठा है और तुम अभी भी सो रही हो। शांग वू ने सिर तिरछा किया। तुम नशे में हो या मैं? उसे पूरा यकीन था कि शू जिन बकवास कर रहा है। शू जिन ने कहा, खुद बाहर जाकर देख लो। वह अब बहस करने के मूड में नहीं था। शांग वू अभी भी आधी नींद में सिर खुजलाती हुई बाहर आई और उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी। अगले ही पल उसकी आंखों से नशे का आखिरी असर भी गायब हो गया। उसी समय मेरे सिस्टम नोटिफिकेशंस फिर से आने लगे। बधाई हो होस्ट, यूनिटी विद नेचर प्रदर्शित करने के कारण शू जिन को इंसाइट प्राप्त हुई है। बधाई हो होस्ट, यूनिटी विद नेचर प्रदर्शित करने के कारण शांगवू को इंसाइट प्राप्त हुई है। इन्वेस्टमेंट फीडबैक, आइस फायर वाइन के 3 घड़े। इन्वेस्टमेंट फीडबैक, 20 वर्षों की मार्शल कॉम्प्रिहेंशन। आइस फायर वाइन का विवरण देखकर मेरी आंखें चमक उठी। यह बॉडी टेम्परिंग ट्रेजर था। इसे पीने पर शरीर को बारी बारी से बर्फ जैसी ठंड और आग जैसी गर्मी सहनी पड़ती थी, जिससे शरीर बेहद मजबूत बन जाता था। यह फ्लैश टेम्परिंग के लिए होली ग्रेड ट्रेजर माना जाता था। सबसे मजेदार बात यह थी कि सिर्फ मुझे कल्टीवेट करते हुए देखना भी इन्वेस्टमेंट माना गया था। ये रिवॉर्ड्स तो मानो मुफ्त का खजाना थे। मैंने उसी समय फैसला कर लिया कि फिलहाल आइस फायर वाइन को अपनी मास्टर शंगवू से छिपाकर ही रखूंगा। अब तक शंगवू को देखकर जो समझ आया था, उसके हिसाब से अगर मैं शराब बाहर निकाल देता तो मेरे हिस्से में एक बूंद भी नहीं आती। वैसे भी मैं अभी सोच ही रहा था कि शरीर को टेम्पर कैसे करूं, इसलिए यह आइस फायर वाइन बिल्कुल वही चीज थी जिसकी मुझे जरूरत थी। मैं लगभग 2 घंटे तक कल्टीवेट करता रहा, लेकिन आखिर में मुझे रुकना ही पड़ा। मार्शल मैनुअल में जिस मांसपेशियों के दर्द और थकान का जिक्र था, उसका मुझे जरा भी एहसास नहीं हुआ। असली समस्या कुछ और थी। मेरा मूत्राशय जवाब देने वाला था, इसलिए मैंने हेवन एंड अर्थ एनर्जी को खींचना बंद किया, कपड़े झाड़े और खड़ा हो गया। आंख खोलते ही सबसे पहले मैंने शू जिन को देखा। वह अनिच्छा के साथ अपनी तंद्रा से बाहर निकला और फिर मुझे बेहद भावुक नजरों से देखने लगा। मैं तुम्हारा एक एहसानमंद हूं, उसने गंभीरता से कहा। उसकी उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसका बॉटल नेक लोहे की दीवार जैसा मजबूत हो चुका था। एक कदम आगे बढ़ना भी बेहद मुश्किल था, इसलिए यूनिटी विद नेचर को देखना उसके लिए बहुत बड़ा लाभ था। मैंने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, आप मेरी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं एल्डर शू। पिताजी घर पर अक्सर आपका जिक्र करते थे। शू जिन ने अपनी दाढ़ी सहलाई और आह भरी। अच्छा है कि वह अभी भी इस बूढ़े को याद रखता है। ली डोंग का मामला सच में अफसोसजनक था। अगर उसके साथ वह हादसा न हुआ होता तो आज वह इनर सेक्ट स्टुअर्ड बन चुका होता। मैंने तुरंत मौका पकड़ लिया। हर इंसान की अपनी किस्मत होती है। पिताजी हमेशा कहते हैं कि अगर एल्डर शू ने उस समय मदद न की होती तो शायद वह बच ही नहीं पाते। अगर वह घायल होकर घर न लौटते और रास्ते में मां से मुलाकात न होती तो मेरा जन्म भी नहीं होता। कभी कभी एक जगह का नुकसान दूसरी जगह का फायदा बन जाता है। एल्डर्स की खुशामद करने में मैं काफी माहिर था। मेरी बात सुनकर शू जिन की नजरें और भी नरम हो गईं। उसके मन में तुरंत सवाल उठा कि यह लड़का बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा ली डोंग अपने पत्रों में लिखा करता था। वहां तो वह इसे शरारती और सिरदर्द बताता था। फिर उसने खुद ही सोचा कि शायद पिता लोग बेटों को ज्यादा सख्ती से देखते हैं। बूढ़े और जवान के बीच का माहौल काफी अच्छा हो गया था। तभी अचानक मुझे शराब की तेज गंध आई और अगले ही पल किसी ने मेरा गला जकड़ लिया। शांगवू ने मेरा कंधा पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लिया था और पूरी सतर्कता के साथ घोषणा कर रही थी, यह मेरा डिसाइपल है। बूढ़े आदमी, इसे चुराने का सपना भी मत देखना। शू जिन ने चिढ़कर कहा, मैं चाहता भी तो नहीं कर सकता। मेरे पास डिसाइपल स्लॉट्स बचे ही नहीं हैं। लेकिन शंगवू को देखते हुए वह फिर चिंतित हो गया। यह डिसाइपल साफ तौर पर असाधारण था। अगर शंगवू ने इसे गलत रास्ते पर डाल दिया तो
मानो उसके मन की बात पढ़ ली हो, शांगवू ने अचानक गंभीर चेहरा बनाकर कहा, डिसिपल, अगर तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट्स को परखना हो या स्पैरिंग करनी हो तो पहाड़ के नीचे मार्शल प्रैक्टिस हॉल जा सकते हो, और अगर सिर्फ कुछ बेसिक टेक्निक्स सीखनी है तो वहां की शिक्षा काफी है। मैं अवाक रह गया। तो ये औरत सच में खुद पढ़ाने के लिए बहुत आलसी थी। फिर भी अब जब मेरे पास कल्टीवेशन मेथड थी, मैं कुछ कॉम्बैट आर्ट्स सीखना चाहता था, और मार्शल प्रैक्टिस हॉल में शायद कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते जिनमें निवेश करना फायदेमंद होता, इसलिए सुझाव बुरा नहीं था। मार्शल प्रैक्टिस हॉल पहुंचने तक दिन का टीचिंग सेशन खत्म हो चुका था। आउटर सेक्ट के डिसाइपल समूहों में बंटे हुए खुद अभ्यास कर रहे थे। सबके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। एक नीले वस्त्र वाला आउटर सेक्ट स्टीवर्ड अपनी बगल में खड़े इनर सेक्ट डिसाइपल से बोला, जूनियर ब्रदर वोंग, तुम्हारे कजन की 6 हार्मनीज फिस्ट काफी अच्छी है। उसने मेरिडियंस भी खोल लिए हैं। बुरा नहीं है। वह इनर सेक्ट डिसाइपल वोंग हाओ मुस्कुराया और बोला, मेरे कजन वोंग हू को बचपन से ही फिस्ट टेक्निक्स में प्रतिभा थी। सेक्ट में आने से पहले भी उसने मेरे अंकल से कुछ मूव्स सीख ली थी। फिर उसने भीड़ में खड़े एक युवक की तरफ तिरस्कार से देखा। उस युवक का चेहरा साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में जिद और दृढ़ता थी। वह पूरी एकाग्रता से अभ्यास कर रहा था। वोंग हाओ ने उपहास करते हुए कहा, कम से कम वह उस कचरे श्याओक्विन जैसा तो नहीं है। उसने बताया कि श्याओक्विन और वोंग हू एक ही बैच में इनर सेक्ट में आए थे, लेकिन श्याओक्विन की हालत अभ्यास करते करते और खराब होती चली गई, यहां तक कि उसका ची और ब्लड लगभग उस स्तर तक गिर गया था जहां कोई नया व्यक्ति मेरिडियंस खोलने के बाद पहुंचता है। ठीक उसी समय मैं ट्रू डिसाइपल की पोशाक पहने हॉल में दाखिल हुआ। पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। सब लोग मुझे घूरने लगे। आखिर एक ट्रू डिसिपल आउटर सेक्ट प्रैक्टिस हॉल में क्या कर रहा था? नीले वस्त्र वाला स्टीवर्ड खड़ा हुआ और विनम्रता से बोला, मैं ही होंग फेंग हूं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपको किस काम से आना पड़ा? मैंने भी हाथ जोड़कर जवाब दिया, सीनियर ब्रदर ही, मैं कुछ बेसिक फिस्ट और किक मार्शल आर्ट्स सीखना चाहता हूं। ही होंग फोंग के चेहरे पर सवाल ही सवाल उभर आए। एक ट्रू डिसाइपल आउटर हॉल में शुरुआती टेक्निक्स सीखने आया था। क्या यह कोई मजाक था? उसने पूछा, क्या एल्डर्स को इस बारे में पता है? मैंने सिर हिलाया। मेरी मास्टर सो रही हैं, लेकिन एल्डर्स ने मुझे यहां भेजा है, और मेरी मास्टर एल्डर शांगवू हैं। ये सुनते ही हे होंगफेंग के चेहरे पर समझ आने वाला भाव उभरा। आसपास मौजूद लोगों के चेहरे भी अजीब हो गए। एक ट्रू डिसिप्लिन जो आउटर हॉल में बेसिक मार्शल आर्ट्स सीखने आया हो, इसका मतलब साफ था कि उसे बिल्कुल महत्व नहीं दिया जा रहा। भीड़ में खड़ा श्याओक्विन हल्का सा आह भरकर रह गया। इस मामले में उसकी स्थिति भी कुछ अलग नहीं थी। मैंने पूछा, क्या ट्रू डिसिपल्स को आउटर प्रैक्टिस हॉल में आने की अनुमति नहीं है? ही होंगफेंग मुस्कुराया, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन आज की बेसिक फिस्ट क्लास खत्म हो चुकी है। अगर आप फिर भी सीखना चाहते हैं तो उस इनर सेक्ट सीनियर ब्रदर से पूछ सकते हैं जिसने आज का लेसन पढ़ाया था। उसकी नजर वोंग हाओ की तरफ गई। वोंग हाओ आराम से चाय पी रहा था। उसने सिर उठाए बिना ही ठंडी आवाज में कहा, मार्शल प्रैक्टिस हॉल के अपने नियम हैं। मैं आउटर सेक्ट डिसाइपल्स को रोज सिर्फ 1 घंटे पढ़ाता हूं। तुम देर से आए हो, मैं किसी के लिए नियम नहीं तोड़ सकता। फिर उसने सिर उठाकर ऐसे दिखाया जैसे अब जाकर उसे पता चला हो कि मैं ट्रू डिसिप्लिन हूं। ओह, तुम ट्रू डिसिप्लिन हो। अगर तुम सच में नियम तोड़ने पर जोर दोगे तो मैं तुम्हें निजी तौर पर पढ़ाने का अपवाद बना सकता हूं। ऊपर से सुनने में यह बात सामान्य लगी, लेकिन असल में बेहद जहरीली थी। अगर मैं हां कह देता तो ऐसा लगता जैसे मैं अपने दर्जे का इस्तेमाल करके विशेष सुविधा मांग रहा हूं। इससे पहले तक सबको लगता था कि लेसन दोबारा समझा देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वोंग हाओ ने बात को इस तरह घुमा दिया कि अब यह अनुचित विशेषाधिकार जैसा लगने लगा। तभी वोंग हू भी आगे आया और बोला, तो क्या हुआ अगर तुम ट्रू डिसाइपल हो? आउटर हॉल में आए हो तो आउटर हॉल के नियम मानने होंगे। मैंने उससे बहस नहीं की, बस पूछा, अगर मैं दूसरों का अभ्यास देखूं तो क्या वह नियमों के खिलाफ होगा? ही होंगफुंग मुस्कुराया, बिल्कुल नहीं। मैंने सिर हिलाया और हॉल के अंदर जाकर चारों तरफ देखने लगा। कुछ ही देर में मेरी नजर कोने में खड़े श्याओक्विन पर जाकर टिक गई। दूसरी तरफ वोंग हाओ के होंठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। वोंग हू तो लगभग हंस ही पड़ा।
सिर्फ किसी को अभ्यास करते हुए देखकर मार्शल आर्ट सीख लेना, यह आदमी खुद को आखिर समझ क्या रहा था? और सीखने के लिए भी उसने आउटर सेक्ट के सबसे बेकार माने जाने वाले श्याओक्विन को चुना था। मैंने पहले हाथ जोड़कर अभिवादन किया और विनम्रता से पूछा, सीनियर ब्रदर, अगर आपको आपत्ति न हो तो क्या मैं आपका अभ्यास देख सकता हूं? शाओकिन ने फीकी आवाज में कहा, देखना है तो देख लो, लेकिन मैं गारंटी नहीं देता कि तुम कुछ सीख पाओगे। मैं मुस्कुराया। सीनियर ब्रदर शाओ, आप हमेशा की तरह अभ्यास कीजिए, मेरी चिंता मत कीजिए। उसकी आंखों में जटिल भाव उभर आए। एक ट्रू डिसाइपल जो घमंड नहीं दिखाता था और एक आउटर डिसाइपल के साथ भी सम्मान से बात करता था। इतने सालों तक तिरस्कार और ठंडी नजरें झेलने के बाद यह अनुभव उसके लिए बेहद दुर्लभ था। पहली बार उसे किसी की तरफ से सच्चा सम्मान महसूस हुआ। जूनियर ब्रदर, यह 6 हार्मनीज फिस्ट है। मैं शुरुआत से दिखाता हूं, ध्यान से देखना। शाओक्विन ने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी। वह हर मूव को विस्तार से दिखा रहा था और साथ ही उसके पीछे के सिद्धांत भी समझा रहा था। मैं जितना देखता गया उतना ही ज्यादा उत्सुक होता गया। इस सीनियर ब्रदर शाओ की 6 हार्मनीज फिस्ट की समझ बेहद गहरी थी। यह किसी साधारण आउटर डिसाइपल के स्तर की नहीं लग रही थी। ज्यादा समय नहीं लगा और मैंने लगभग पूरी टेक्निक याद कर ली। मैंने सहजता से पूछा, सीनियर ब्रदर, आपका नाम क्या है? उसने हरकतें रोकते हुए जवाब दिया, शाओक्विन। शाओक्विन। ये उपनाम सुनते ही मेरे अंदर का नॉवेल रीडर जाग गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके माथे पर बड़े अक्षरों में लिखा हो, यह आदमी बिल्कुल साधारण नहीं है। मैंने तुरंत फेट आई खोलकर उसकी तरफ देखा। नाम शाओके, उम्र 18 वर्ष, रूट बोन साधारण, रेल्म ची ब्लड रेल्म, फर्स्ट एंट्री स्टेज, फेट पर्पल, फेट एवेल्युएशन, रूट बोन भले ही साधारण हो, लेकिन उसकी कॉम्प्रिहेंशन असाधारण है और उसका स्वभाव बेहद दृढ़ है। बाहर से सीधा साधा दिखता है, लेकिन भीतर बड़ी क्षमता छिपी हुई है। देर से चमकेगा, मगर एक दिन अपनी दुनिया खुद बनाएगा। रिसेंट एनकाउंटर, उसके पास 7 स्टार एंशियंट जेड नाम का एक खजाना है। यह बेहद प्राचीन वस्तु है और इसे सक्रिय करने के लिए विशाल मात्रा में ची और ब्लड की आवश्यकता होती है, जिसके कारण उसका रेल्म लगातार की ब्लड रेल्म के 10th वेन स्टेज से गिरता जा रहा है। यह पढ़कर मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। सीनियर ब्रदर शाओकिन वास्तव में पर्पल फेट वाला निकला। यह बात मैंने बिल्कुल नहीं सोची थी। वह सिर्फ एक आउटर डिसाइपल था और ऊपर से पूरी तरह साधारण दिखता था। अगर उसकी मजबूत फिस्ट टेक्निक और उसका मुख्य पात्र जैसा उपनाम मेरा ध्यान न खींचता तो मैं उसे जरूर नजरअंदाज कर देता। लगता है आगे से इन्वेस्टमेंट टारगेट खोजने के लिए सिर्फ सरनेम भी देखना पड़ेगा। जिनका उपनाम श्याओ या ये जैसा हो, उन्हें तो खास तौर पर जांचना चाहिए। तभी श्याओ क्वीन ने भौहें सिकोड़कर दूर खड़े वोंग हू की तरफ देखा। जूनियर ब्रदर, तुम्हें जल्दी निकल जाना चाहिए। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? श्याओ क्वीन का चेहरा थोड़ा अंधेरा पड़ गया। सेक्ट मार्शल प्रैक्टिस हॉल में एक नियम है, डिसिपल्स एक दूसरे को स्पैरिंग चैलेंज दे सकते हैं और चैलेंज मिलने पर सामने वाला मना नहीं कर सकता। मैंने भौं उठाई। तुम्हारा मतलब है कि वोंग हू अभी जानबूझकर मुझे चैलेंज करने आएगा? श्याओक्विन ने आह भरी और सिर हिलाया। स्टेवर्ड सीनियर ब्रदर यहां है, इसलिए बात ज्यादा गंभीर नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें कुछ चोटें और दर्द सहना पड़ेगा। उसकी आवाज से साफ लग रहा था कि वह खुद कई बार ऐसा झेल चुका था। मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया। मुझे इस बात की कोई खास चिंता नहीं थी। शाओक्विन ने शायद सोचा कि मैं अपने ट्रू डिसिप्लिन स्टेटस पर भरोसा कर रहा हूं और मान रहा हूं कि वोंगहू ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। तभी दूर वोंगहू ने अपनी उंगलियां चटकाईं और एक आउटर डिसाइपल को धक्का देकर लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वह डिसाइपल दांत भींचकर तैयार हुआ। 3 सेकंड बाद वह जमीन पर पड़ा पेट पकड़कर कराह रहा था। वोंगहू ने उपहास किया, कमजोर हो तो ज्यादा अभ्यास करो, अब दफा हो जाओ। फिर उसने मेरी तरफ देखा। अरे हाँ, यहां एक महान ट्रू डिसिप्लिन भी मौजूद है। आओ मुझे भी दिखाओ कि ट्रू डिसिप्लिन में आखिर खास क्या होता है। मैं बिना घबराए वोंगहू को देखता रहा। आखिर मैं किसी भी समय अपनी मार्शल कॉम्प्रिहेंशन को 6 हार्मनीज फिस्ट में डाल सकता था। असली सवाल बस इतना था कि कितने साल डालूं? 20 साल? क्या वह ज्यादा नहीं हो जाएगा? कहीं गलती से उसे मार ही ना डालूं? मैं अभी फैसला भी नहीं कर पाया था कि अचानक बर्फ जैसी किलिंग इंटेंट से भरी एक टहनी हवा को चीरती हुई आई।
वोंग हू का चेहरा बदल गया। उसने स्वाभाविक रूप से बचने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत धीमा था। टहनी उसके गले को चीरती हुई निकल गई और खून फूट पड़ा। पूरा हॉल एक पल के लिए सन्न रह गया। दूर खड़े लोग भी अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस कर सकते थे। मार्टियल प्रैक्टिस हॉल के प्रवेश द्वार पर यिंग बिंग खड़ी थी। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा और भावशून्य था। वह वार साफ तौर पर उसी ने किया था। उसने बस जमीन से एक टहनी उठाकर फेंकी थी, फिर भी वोंग हू को इतनी बुरी तरह घायल कर दिया था। वोंग हू का चेहरा सफेद पड़ गया। कांपती आवाज में वह चिल्लाया, वह मुझे मारना चाहती थी। वोंग हाओ तुरंत धार्मिकता का मुखौटा पहनकर आगे बढ़ा। जूनियर सिस्टर यिंगबिंग, फेलो डिसिपल्स एक दूसरे को ऐसे मारने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? तुम्हें इसका जवाब देना होगा। लेकिन उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। यिंगबिंग ने सिर्फ मेरी तरफ देखा। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं थोड़ा हैरान हुआ। तुम यहां कैसे? यिंगबिंग ने शांत स्वर में कहा, स्क्रिप्चर पवेलियन से लौटते समय रास्ते में यहां से गुजर रही थी। फिर उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। तुमने मेरिडियंस खोल ली? मैंने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। तुम तो सोर्ड्समैनशिप भी सीख चुकी हो। मैं सच में हैरान था। अभी जो टहनी उसने फेंकी थी वह किसी ऐसे व्यक्ति का वार नहीं था जिसने हाल ही में मेरिडियंस खोले हों। मेरी आइस ब्लॉक फियांसे शायद एक और मुख्य मेरिडियन खोल चुकी थी। रेड फेट वाकई डरावनी चीज थी। वह तो सिस्टम चीट वाले इंसान की बराबरी तक पहुंच रही थी। यिंगबिंग ने कहा, छू शुई पैविलियन वापस आ जाओ। उसने मेरे जवाब का इंतजार भी नहीं किया और सीधे मुड़कर चल दी। मैंने एक नजर स्तब्ध खड़े शॉकविन पर डाली और फैसला किया कि अभी कोई जल्दी नहीं है। वह कहीं भाग नहीं रहा था। मैं कल भी उसमें निवेश कर सकता था। दूसरी तरफ वोंग हाउ का चेहरा इतना काला पड़ चुका था कि जैसे उससे पानी टपकने लगे। जूनियर सिस्टर यिंगबिंग, तुमने अभी मेरे कजन को लगभग मार ही डाला था, सिर्फ इसलिए कि तुम ट्रू डिसिप्ल हो। इसका मतलब यह नहीं कि जो चाहो कर सकती हो। यिंगबिंग रुक गई। उसे यह भिन भिनाती मक्खी कुछ ज्यादा ही परेशान करने लगी थी। उसने हल्का सा सिर घुमाया और सपाट आवाज में कहा, जब मैं लोगों को मारती हूं तब लगभग जैसा कुछ नहीं होता। यह कहकर वह बाहर चली गई। रास्ते में खड़ा कोई भी आउटर डिसाइपल उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। वोंग हाओ वहीं खड़ा रह गया। उसका चेहरा बार बार बदल रहा था। यिंगबिंग के ठंडे जवाब ने सच में उसके दिल में डर बैठा दिया था। आखिर में उसने गुस्से में हे होंगफोंग की तरफ देखा। सीनियर ब्रदर हे, आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। हे होंगफोंग मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, जूनियर सिस्टर यिंगबिंग ने कोई नियम नहीं तोड़ा। तुम्हारा कजन अभी इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा था, इसका मतलब साफ है कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी। और वैसे भी उसी ने तो ट्रू डिसाइपल को चैलेंज करने की बात कही थी। ही होंगफोंग ने कंधे उचकाए। लो, ट्रू डिसाइपल आ भी गया। ही होंगफोंग बेवकूफ नहीं था। अगर यिंगबिंग मार्शल प्रैक्टिस हॉल को आधा तोड़ भी देती तब भी उसे मामला शांत करवाना ही पड़ता। पीछे से वोंग हाउ गुस्से में चिल्लाया, औरत के पीछे छिपने वाले कायर, अगर दोबारा मार्शल प्रैक्टिस हॉल में आने की हिम्मत हुई तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। वह हर दिन तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। तभी उसकी नजर कोने में खड़े शाओक्विन पर पड़ी, जो सिर हिलाते हुए हल्का सा मुस्कुरा रहा था। वोंग हाओ तुरंत भड़क उठा, तू कचरा, मुझ पर हंसने की हिम्मत कैसे हुई? अभी उसी को फिस्ट टेक्निक्स सिखा रहा था ना, चूंकि तुझे सिखाने का इतना शौक है। दूसरी तरफ मैं रसोई के दरवाजे पर खड़ा होकर पूछ रहा था, आज क्या खाना है? यूएनपीक में स्वाभाविक रूप से डाइनिंग हॉल था, लेकिन चूंकि मैं दिन के तीनों भोजन के जरिए अपनी आइस ब्लॉक फियांसे से लगातार रिवॉर्ड्स फार्म कर सकता था, इसलिए खुद खाना बनाना मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता था। यिंगबिंग ने सिर तक नहीं घुमाया। कुछ भी। खाने के सुख में मेरी कोई खास रुचि नहीं है। तुम्हें इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं, मैंने आत्मविश्वास से कहा। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुमने असली स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। मैं डींग नहीं मार रहा, लेकिन अगर मैं सच में मन लगाकर खाना बनाऊं तो उसका मुकाबला इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वाइट ग्रेड रिवॉर्ड्स में मुझे कई तरह के ऐसे सीजनिंग्स मिले थे जो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं थे। यहां तक कि मेरे पास हॉट पॉट पेस भी था, जिसे मैं काफी समय से इस्तेमाल करना चाहता था। यिंगबिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं समझ नहीं पाया कि उसने मेरी बात सुनी भी या नहीं। तभी बाहर से किसी ने आवाज लगाई, सीनियर सिस्टर यिंगबिंग, क्या आप यहां हैं?
मैं बाहर निकला तो देखा एक आउटर सेक्ट स्टूवर्ड कई बड़े बंडल लेकर खड़ा था। उनमें अलग अलग एक्सोटिक बीस्ट मीट भरे हुए थे। उसके मुताबिक इन्हें खाने से की और ब्लड को काफी फायदा होता था। यह भी सेक्ट मास्टर्स पर्सनल डिसाइपल को मिलने वाले विशेष लाभों का हिस्सा था। उसने खास तौर पर दो तरह के मांस का परिचय दिया जो सेक्ट के स्पिरिट बीस्ट पीक में पाले जाते थे, आयरन हॉर्न ऑक्स, ग्रीन बेल फिश और रॉक गोट। गाय का मांस, मछली और बकरे का मांस, सब कुछ एक साथ। ये सोचते ही कि इनसे हॉट पॉट बनाया जा सकता है, मेरे मुंह में पानी आ गया। आधे घंटे बाद आंगन में तीखी और लाजवाब खुशबू फैल चुकी थी। मैं चूल्हे के सामने बैठा था और खाना पकने का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक मुझे एक जरूरी बात याद आई। सीनियर ब्रदर शॉकविन के पास 7 स्टार एंशियंट जेड था। उसी खजाने की वजह से उसकी कल्चरेशन लगातार गिर रही थी। उसे सक्रिय करने के लिए भारी मात्रा में विटाल एनर्जी चाहिए थी और वह धीरे धीरे उसे निचोड़ रहा था। अगर ऐसा है तो मेरे पास मौजूद ब्लैक गोल्ड मेडिसिन उसकी समस्या का सही समाधान हो सकती है। शॉकविन की फेट पपल थी। उसमें निवेश करने पर मिलने वाला रिवॉर्ड फीडबैक निश्चित रूप से एक ब्लैक गोल्ड मेडिसिन से कहीं ज्यादा मूल्यवान होगा। यह सोचकर मैंने अपनी मार्शल कॉम्प्रिहेंशन के और 10 साल 6 हार्मनीज फिस्ट में डाल दिए और उसे सीधे ग्रेट मास्टरी स्टेज तक पहुंचा दिया। उसके बाद मैं पालथी मारकर बैठ गया और फायर हार्ट लॉर्ड्स मेथड को फिर से चलाने लगा। बाहर आंगन में यिंग बिंग सीधी खड़ी स्वॉर्ड्समैनशिप का अभ्यास कर रही थी। उसकी भौहें हल्की सी हिलीं। उसका यह फियांसे कल्टीवेशन करते समय हेवन एंड अर्थ एसेंस को आकर्षित कर सकता था। यह निश्चित रूप से शंगवू की सिखाई हुई चीज नहीं लग रही थी। यह किसी विशेष फिजिक का लक्षण ज्यादा लग रहा था। यिंग बिंग थोड़ी हैरान हुई, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। फिर वह दोबारा शांत हो गई। उसके पास कैसी फिजिक है, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर खुद उसे भी इसके बारे में नहीं पता तो इसका मतलब यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कम से कम इतना तो तय था कि पिछले जन्म में हेवनली सीक्रेट्स पैविलियन की 9 हेवंस एंड 10 अर्थ्स रैंकिंग में उसका नाम कभी नहीं आया था। किसी भी हालत में वह उसके 10 एक्सट्रीम बॉडी की बराबरी नहीं कर सकता था। उसने 2 घंटे और अभ्यास किया और परिचित बर्फीली आभा फिर उसके शरीर से फैलने लगी। जब वह आखिर बिस्तर पर बैठी तब मैं एक तांबे का टब लेकर कमरे में दाखिल हुआ। यिंगबिंग, एग्जॉटिक बीस्ट मीट को ठंडा रखना जरूरी है, इसलिए इसे तुम्हारे कमरे में रख रहा हूं। मैंने ढका हुआ तांबे का टब कमरे के कोने में रख दिया और बाहर निकलते समय उसके लिए दीपक भी बुझा दिया। अगर यह पहले की बात होती तो यिंग बिंग शायद उसी समय टब उठाकर बाहर फेंक देती, लेकिन आज का हॉट पॉट इतना स्वादिष्ट था कि उसका स्वाद अब तक उसकी जीभ पर बना हुआ था। अगर मांस खराब हो गया तो कल हॉट पॉट भी नहीं मिलेगा। धीरे धीरे यिंग बिंग सो गई। उसकी भौहें हल्की सिकुड़ी हुई थीं, लेकिन इस बार वजह उसके शरीर की बर्फीली यातना नहीं थी। वह सपना देख रही थी। सपने में उसने अपने पिछले जीवन के टुकड़े देखे, जब वह सबसे ऊंचे शिखर पर खड़ी थी। एक के बाद एक दृश्य उसकी आंखों के सामने चमकने लगे। प्रिंसेस, मुझे पता है कि आपके महल के लोगों को प्रेम करने की अनुमति नहीं है, इसलिए कृपया मेरी कल्टीवेशन नष्ट मत कीजिए। मास्टर, दुनिया में घूमते समय मुझे वह व्यक्ति मिल गया जिससे मैं प्रेम करती हूँ। हा हा, यिंग बिंग, तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि प्रेम क्या होता है। कितनी दुखद बात है। टूटे हुए दृश्य लगातार उभरते रहे और उसकी भौहें और गहरी सिकुड़ती चली गईं। अगले दिन श्याओक्विन लंगड़ाते हुए मार्शल प्रैक्टिस हॉल पहुंचा। उसका चेहरा पीला था और आभा कमजोर। साफ था कि उसकी चोटें अभी ठीक नहीं हुई थीं। आसपास के डिसाइपल्स आपस में फुसफुसाने लगे। शाओकिन सच में फिर आ गया? कल इतनी बुरी तरह पिटने के बाद भी? पहले तो वह एक हाथ से वोंग हू को पीट सकता था। आखिर उसके साथ हुआ क्या है? अगर यही चलता रहा तो 4 महीने में सेक्ट से निकाल दिया जाएगा। उनकी आवाजों में मजाक से ज्यादा अफसोस था। लेकिन जैसे ही वोंग हू और वोंग हाओ साथ में हॉल में दाखिल हुए, सब लोग चुप हो गए। वोंग हू ने शाओक्विन को देखते ही व्यंग्य से मुस्कुराया। ओह, बेकार आदमी आज भी आने की हिम्मत कर गया। अच्छा है, मुझे ऐसे जिद्दी लोग पसंद हैं जो ताबूत देखने तक रोते नहीं। शाओक्विन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह चोटों के बावजूद एक एक मूव के साथ फिस्ट टेक्निक का अभ्यास करता रहा। उसके मन में यही चल रहा था कि मैं शायद आज नहीं आऊंगा। आखिर उसने मुझे कल चेतावनी दी थी। लेकिन तभी
मेरी आवाज गूंजी। सीनियर ब्रदर श्याओ, आप घायल हैं? शाओकिन ठिठक गया और हैरानी से मुड़कर देखने लगा। बाकी लोग भी स्तब्ध रह गए। मैं सच में वापस आ गया था। क्या मैंने कल वोंग हाउ की धमकी नहीं सुनी थी? उसने साफ कहा था कि अगर मैं दोबारा आया तो मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, मैं ट्रू डिसिपल था और मेरी प्रतिभा भी असाधारण थी। लेकिन मैंने अभी अभी सेक्ट में प्रवेश किया था और मार्शल आर्ट्स को छूना भी मुश्किल से शुरू किया था। क्या मैं सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि भागना मुझे शर्मनाक लगा? अगर सबके सामने बुरी तरह पिट गया तो क्या वह उससे ज्यादा शर्मनाक नहीं होगा? वोंग हाउ की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। उसके होंठों पर ठंडी मुस्कान उभरी। अच्छा,